आवाज आ रही है आपके पास? वॉइस। ओके। कार्तिक, कहाँ कहाँ चले गए थे आप? आपको ग्रुप से भी निकाल दिया मैंने। अब देखिए, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का मेन फॉर्मूला है, उसको हम कभी काम में नहीं लेते। आपने देखा था, कल हमने सीखा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, और वास्तव में लाप्लास ट्रांसफॉर्म किन किन का निकल पाता है, किस कंडीशन के साथ निकल पाता है, और वो जो कंडीशन है जिसको हम आरओसी बोलते हैं, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, उसका असली में मतलब क्या होता है। तो कल हमने सीखा था ये सब। अब आते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की ओर। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? सर, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि कोई फंक्शन आपको एस डोमेन में दिया होगा और आपको उसको वापस टाइम डोमेन में लेके आना है, तो उसे हम बोलते हैं इनवर्स लाप्लास लेना या इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना। तो क्या है इसका फॉर्मूला? जैसे कि इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला था, वैसे ही यहाँ पर भी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला तो है। फॉर्मूला तो है, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ एस ई की पावर एस टी डी एस। स्पेशली अब मैं बोलूं कि ये जो फॉर्मूला है, इसका जो रियल फॉर्मूला है, 1/2 पाई जे सिग्मा माइनस जे इनफाइनाइट से सिग्मा प्लस जे इनफाइनाइट एफ एस ई की पावर एस टी डी एस। जो मैं फॉर्मूला लिख रहा था वो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का लिखने लग गया था, लेकिन मुझे इनवर्स लाप्लास के बारे में बात करनी है, तो फॉर्मूला ये है। तो ये फॉर्मूला अपने आप में समझा रहा है आपको कि इतना आसान नहीं है इससे इनवर्स लाप्लास निकालना। तो ये मेथड नंबर 1 है, जिसको हम बहुत कम, मतलब ना के बराबर यूज में लेते हैं। मेथड नंबर 2 जो सबसे ज्यादा यूज में लिया जाएगा वो है बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। और ये ही बहुत काम की चीज है। लाप्लास को मैं इसलिए भी बहुत थोड़ा आराम से और हर चीज समझाना चाहता हूँ मैं इसको, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए हर जगह काम में आएगा। नेटवर्क कंट्रोल, मैथ्स, हर जगह। इसलिए केवल सिग्नल सिस्टम में ही नहीं, बाकी सारी अदर्स चैप्टर्स में भी काम में आने वाला है। तो हम इसको समझते हैं। इनवर्स लाप्लास लेना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की सबसे खास चीज है कि इनवर्स लाप्लास कैसे ले रहे हैं। नेटवर्क थ्योरी के अंदर आपने इंडक्टर, कैपेसिटर सबको लाप्लास में कन्वर्ट तो कर दिया नेटवर्क के अंदर, और जो करंट या वोल्टेज निकालना था वो भी निकाल दिया नोडल और मेश लगा के। लेकिन फाइनल जो आंसर आया वो तो लाप्लास में आ रहा है, उसको टाइम डोमेन में कैसे लोगे? तो उसके लिए हम करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, बट फिर भी मैं एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझाता हूँ, जीरो से, एकदम से बेसिक। तो देखिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फाइंड आउट इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/, एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6। सॉल्यूशन फ्रैक्शन अब करने आते हैं। तो देखिए, सिंस हम जानते हैं एफ ऑफ एस होता है 1/s² प्लस 5s प्लस 6, 1/s+2 × s+3। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं a/s+2 प्लस b/s+3। नाउ ए और बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो बाय यूजिंग रेजिड्यू थ्योरम। आपको सिखाया था मैंने रेजिड्यू, स्पेशली जब हर्ष ने वापस पूछा था मुझसे कि कैसे निकालते हैं। लास्ट टाइम सिखाया था, पर मैंने कहा था कि वहां पर सीखने की बजाय आप लाप्लास में सीखिएगा, बड़े ध्यान से सीखिएगा। यहाँ पर ये है असली इसका एप्लीकेशन रेजिड्यू थ्योरम का। देखिए, ए की वैल्यू निकालनी है। एक तरीका तो आपके पास था कि सर आप डिनोमिनेटर के अंदर कॉमन लेके इक्वेशन बना के और फिर न्यूमरेटर से कंपेयर करके उन इक्वेशन से ए और बी की वैल्यू निकालते। ऑब्वियसली दो अननोन है तो दो इक्वेशन तो जरूर बनेगी,
और मैं तो केवल कह रहा हूँ कि 3 चीजें मिल रही है आपको तो अपने आप आंसर मिल जाएगा। बट सेकंड थिंग होता है डायरेक्ट आंसर निकालना रेजिड्यू थ्योरम से। कैसे निकालते हैं सर डायरेक्ट आंसर? पहले सिखाया था, वापस ध्यान दीजिएगा। एक ही वैल्यू होनी चाहिए। जो नीचे पोल है s+2 में s=-2 है, पोल पोल कहाँ पे है? देखिए पोल्स एंड जीरोस क्या होते हैं वो भी आप समझ लीजिए। कंट्रोल सिस्टम में आप डिटेल में बात करते हो क्या होते हैं, क्यों होते हैं, वो सब कंट्रोल सिस्टम की कहानी है। बट आप जानते हैं कि जब आपके पास लाप्लास के अंदर जो टर्म होती है उसमें जब डिनोमिनेटर x की वैल्यू के लिए 0 हो रहा होता है उसे हम पोल्स बोलते हैं, और न्यूमरेटर s की जिन वैल्यूज पे 0 हो जाता है उनको हम जीरोस बोलते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर यानी s+2 0 कब होगा? s=-2 पे। तो यानी कि s=-2 इज अ पोल। तो ए की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? इस पोल को ढक के जो पूरा फंक्शन है उसमें उस पोल की वैल्यू रख दीजिए, यानी कि fs इंटू s+2 पे s की वैल्यू -2 रख दीजिए। fs को अगर s+2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बचेगा? 1/s+3। उसमें -2 रखोगे तो कितना बचेगा? तो सर 1 आंसर बचेगा। क्या समझ में आ रहा है आपको? s+2 कवर किया, अब s की वैल्यू को -2 रख दीजिए तो सिर्फ क्या बचेगा? 1। सर न्यूमरेटर में कैसे होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। s/s+3 के अंदर मैं तो एक काम करता हूँ, क्वेश्चन चेंज कर लेता हूँ, क्वेश्चन ही चेंज कर लेता हूँ, ज्यादा अच्छा क्वेश्चन वही रहेगा। लू क्या चेंज करोगे यार? आप उतारते आ रहे हैं क्या? आप नोट डाउन करते आ रहे हैं तो अभी तो ये चलने दीजिए। आपको नोट डाउन कर रहे होंगे तो मैं बिना बात खराब नहीं कर रहा। पर अगर एस लूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। s+2 कवर करना, एस की वैल्यू -2/1 यानी -2 आएगा ए की वैल्यू उस केस में। यहाँ पर तो बहुत इजी है, s+2 कवर क्या, ऊपर तो 1 है और नीचे s की वैल्यू -2 रखा तो 3 -2 +1 बचेगा। 1/1 1 ही होता है तो a की वैल्यू 1 आ रहा है। ऐसे b की वैल्यू क्या आएगा सर? तो b की वैल्यू के लिए देखिए रेजिड्यू थ्योरम से s+3 को कवर करिए और s की वैल्यू को -3 रखिए तो क्या आंसर आ रहा है? तो सर आ रहा है -1। इसका मतलब जो fs है वो क्या आ रहा है सर? तो आ रहा है 1/s+2 -1/s+3। इसलिए फाइनल एफ टी कितना आया? e⁻−2t ut माइनस e⁻−3t ut। क्लियर? क्लियर है? मैं अभी काफी दूर से मैं कार चला के आ रहा हूँ, कार ड्राइव कर रहा हूँ, लगभग 400 किलोमीटर के आसपास आज मैंने कार ड्राइव की है। एंड लकीली आज बारिश भी बहुत हो रही थी, तो जिस फंक्शन को अटेंड करना था वहां पे बारिश भी बहुत हो रही थी। तो वैसे तो आपके लिए इतना आश्चर्य नहीं होगा पर राजस्थान में बारिश का कॉम्बिनेशन बहुत कम होता है। अच्छी वाली बारिश वो हो रही थी तो थोड़ा सा भीग भी गए और आपको समझ में आ गया। अहम लिख दिया आप सब लोगों ने। ठीक है, देखिए अगर यही क्वेश्चन सिविल सर्विस के एग्जाम में आता है। सिविल सर्विस का नाम सुना है आप लोगों ने? पहले तो मुझे आप लोगों को बहुत डाउट होता है कि दुनिया जानते भी है नहीं जानते। सिविल सिविल सर्विस का नाम सुना है आप लोगों ने? कैसे सुना है? अच्छा, क्या बनते हैं उससे? सर पियोन बनते हैं। सिविल सर्विस का एग्जाम निकाल के क्या बनते हैं? गुड। सर आईएएस आईपीएस बनते हैं। इंडिया का वन ऑफ द नहीं, इंडिया का द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम आप बोल सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट नहीं बोल रहा मैं, सबसे टफेस्ट भी बोलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट भी बोलते हैं। टफेस्ट पे तो बहुत से लोग लड़ते रहते हैं, कहते हैं जेई का भी एग्जाम होता है इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर, हम जानते ही हैं। बट ऑब्वियसली सबसे ज्यादा आपको पता है कि जो लुक्रेटिव जॉब जो देता है वो आपको सिविल सर्विस का एग्जाम देता है, इसलिए इसकी काफी हाइप है। और जो सबसे टॉप मोस्ट ही मान सकते हैं उसको एग्जाम के कंपटीशन के मामले में भी, टफेस्ट के मामले में भी, उसकी जो रेशियो है सक्सेस का उसके हिसाब से भी। तो वहां पे जब ये क्वेश्चन पूछता है या फिर यूपीएससी लेता है सिविल सर्विस एग्जाम, यूपीएससी इंजीनियरिंग में भी एग्जाम लेता है, उसका नाम है ईएससी, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि अपने टाइम में, मेरे टाइम में क्या क्या इंटरव्यू के क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं। और शायद मुझे लगता है अपनी बातें ही नहीं होती थी, क्योंकि अपना जो टाइम होता है वो 2 घंटे का ऐसा होता है कि मुझे नहीं लगता मैंने आपसे कभी शेयर किया हो। मैंने कभी शेयर किया है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस मैंने फेस किए थे हमारे टाइम में, यूपीएससी की चेयरमैन कौन थे, बोर्ड ने क्या क्वेश्चन पूछे थे, क्या फनी थिंग हुआ था मेरे साथ इंटरव्यू के अंदर,
मेरी अपनी पर्सनल जो जर्नी थी वो कभी मतलब बात ही नहीं हो पाती, क्योंकि अपने पास 2 आवर्स होते हैं और इतना बड़ा सब्जेक्ट होता है कि हम टू द पॉइंट ही बात करते हैं। वैसे हर्ष बिल्कुल सही बोल रहा है कि सर वो जो आईईएस की जॉब है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उस एग्जाम का नाम आईईएस नहीं है। आईईएस का मतलब होता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। वो एक अलग एग्जाम होता है जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराता है। हमारा एग्जाम ईएससी के थ्रू करवाता है। ईएससी होता है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, यूपीएससी कंडक्ट कराता है लेकिन उसका नाम है ईएससी। तो हमारा जो एग्जाम होता है उसका नाम है ईएससी। उससे जो बनते हैं वो आईएएस की पोस्ट है, जो पोस्ट है वो आईएएस की है। बिल्कुल। तो जो ईएससी का एग्जाम होता है उसमें अगर कन्वेंशनल के पेपर में आता है, पेपर नंबर 2 जो सेट आता है आपका, फर्स्ट पेपर जो होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, सेकंड पे जो आपका मेंस पेपर होता है, मेंस के अंदर जो आपसे क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा कि इनवर्स लाप्लास लीजिए, तो आप ये आंसर नहीं दे सकते। आप सीधा ये आंसर नहीं दे सकते। आपको सारे वो आंसर देने हैं जो पॉसिबल है। तो कौन कौन से पॉसिबल है? तो सर आपको पता है यहाँ पर 4 आंसर पॉसिबल है, तो चारों आंसर देने पड़ेंगे। आपने e की पावर माइनस टी लिया इसका और e की पावर माइनस थ्री लिया, पॉसिबल है। इसके तो 2 आंसर पॉसिबल है। सर कौन कौन से? एक आंसर तो माइनस ई की पावर माइनस 2t यू माइनस टी भी तो पॉसिबल है, और इसका भी एक और आंसर पॉसिबल है। तो इनके कॉम्बिनेशन से 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो आपको चारों लिखने पड़ेंगे। आपने एक ही क्यों लिख दिया? इसलिए आपको चारों लिखने पड़ेंगे। ये आंसर है। हालांकि हर कॉम्बिनेशन के साथ उसकी आरओसी भी लिख दीजिए। तो यहाँ पर आरओसी क्या आ रहा है? तो सर ये यूटी है, इसका मतलब -2 से ग्रेटर देन, और यहाँ पे -3 से ग्रेटर देन। और दोनों कॉमन पोर्शन क्या होगा? -3 से ग्रेटर देन एंड -2 से ग्रेटर देन। तो कॉमन पोर्शन होगा सर -2 से ग्रेटर देन, यानी कि रियल पार्ट ऑफ एस शुड बी ग्रेटर देन टू -2। समझ में आ रही है मेरी बात? नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट आंसर है e की पावर -2t ut प्लस e की पावर -3t u t। इसका आरओसी क्या आएगा? सर -2 से ग्रेटर देन और -3 से लेस देन। -2 से ग्रेटर देन और -3 से लेस देन सर पॉसिबल ही नहीं है, डजंट एग्जिस्ट। तो इन 4 आंसर में से एक आंसर तो पॉसिबल ही नहीं होगा, डजंट एग्जिस्ट। ओके। तीसरा आंसर क्या पॉसिबल है? तीसरा आंसर पॉसिबल है कि सर आप इसको माइनस लगा दीजिए, माइनस e की पावर -2t u t प्लस e की पावर -3t u t। दोनों लेस देन है, u t तो लेस देन है, -2 से लेस देन, -3 से लेस देन। सर -2 से लेस देन और -3 से लेस देन तो जो छोटा है -3, उससे लेस देन लीजिए। तो रियल पार्ट ऑफ एच शुड बी लेस देन -3। एंड लास्ट आंसर है माइनस e की पावर -2t u t। ये 2 हो गए, ये भी 2 हो गए, और इधर ये 2 हो गए। इसका आंसर -e की पावर -3t ut। ये भी 2 टाइम्स लिख दिया आपने। अच्छा, अब ये बोलता है कि -2 से लेस देन, और ये बोल रहा है -3 से ग्रेटर देन, विच मीन्स -3 से लेके -2 तक। ये इसका आंसर है। तो ये 4 आंसर पॉसिबल है। आपको ये चारों आंसर लिखने होते हैं कन्वेंशनल के अंदर, जितनी भी पॉसिबिलिटी थी। बुझे? अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, बाकी बात समझ में आनी चाहिए। सर इज कैलकुलेटर इज अलाउड? देखिए, जब आप ईएससी का एग्जाम देते हैं तो उसके अंदर प्री में आपका कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, पर कन्वेंशनल के एग्जाम के अंदर कैलकुलेटर अलाउड होता है। प्री के अंदर आपको सारी चीजें ओरली करनी है। वहां पर आपको 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है, यानी कि उसमें क्वेश्चन को पढ़ना और आपका जो मार्क टिक करना ओमार शीट के ऊपर सब शामिल है। यानी कि अगर हम बात करें तो आपको पता है कि वहाँ जो फर्स्ट पेपर होता है ऑब्जेक्टिव प्री जो होता है, उस प्री के अंदर भी 2 पेपर होते हैं, जो कि आजकल का पैटर्न है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। एक पैटर्न जो होता है वो नॉन टेक्निकल की चीजें पूछा जाएगा उसमें, और जो दूसरा होता है वो टेक्निकल पूछा जाएगा। हालांकि जो नॉन टेक्निकल है उसमें भी जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट लिया है वो कुछ ऐसा है कि वो टेक्निकल से रिलेटेड ही है। जैसे ड्राइंग, मशीन ड्राइंग वगैरह का कुछ क्वेश्चन पार्ट वहां से आएगा, कुछ आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आएगा, कुछ करंट अफेयर्स की कुछ चीजें भी आएगी, कुछ मेन जीएस की चीजें भी आएगी। तो वो सब चीजें उसके अंदर पूछेगा फर्स्ट वाले पेपर में। सेकंड पेपर जो कि आपके 180 क्वेश्चन 3 आवर्स में बताना है, वो टेक्निकल होगा, उसमें सारे सब्जेक्ट्स आपके कंबाइंड आएंगे। उसमें कहीं भी कैलसी अलाउड नहीं है, वहां पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। लेकिन जब पेपर होगा
उसको अगर आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो 6 महीने बाद जब आपका सेट कन्वेंशनल होता है उसके अंदर कैलकुलेटर अलाउड है। और वहां पर तो मैं इवन इतना बोलता हूँ कि जो कैलकुलेटर अलाउड है उससे भी ज्यादा बड़ा कैलकुलेटर ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई देखता ही नहीं है। कहने का मतलब है कि जैसे वो वहां पे प्रेस्क्राइब करते हैं कि ये वाला कैलकुलेटर ही लगता है, ये वाले का मतलब है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑब्वियसली अलाउड होता है। पर साइंटिफिक के अंदर भी आपको पता है आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी सी बड़ी जा रही है कि कुछ कैलकुलेटर तो बहुत धांसू होते हैं, जो कि मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ अपने टाइम के अंदर ही, हमारे टाइम तो शायद 100 ms अलाउड था या नहीं था, पर मुझे पता है कि मैं जब लेके गया था तो उसके अंदर मैंने मैट्रिक्स कैलकुलेशन सारी एक साथ ही कर दी थी। और उससे मुझे एक क्वेश्चन में फायदा भी हुआ था कन्वेंशनल एग्जाम के अंदर, नेटवर्क थ्योरी के क्वेश्चन के अंदर हुआ था। नेटवर्क थ्योरी क्वेश्चन था ऑब्वियसली, सिंपल क्वेश्चन होते हैं नेटवर्क थ्योरी की, तो आपको पता है कि मतलब सिंपल इसलिए कि अगर आपकी कमांड कितनी है, अगर आपकी कमांड अच्छी तो सिंपल है। नेटवर्क थ्योरी बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, अगर कमांड है तो सिंपल है, अगर नहीं है तो फिर तो हर जगह आप उलझ सकते हैं। तो जब कमांड है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि कमांड है पर एक होती है ना हैबिट अपनी कि नोडल के अंदर कर रहे हैं तो वहां पर एकदम से मैंने जनरली नया टेक्निक पकड़ ली, क्योंकि क्वेश्चन जो बना था उसमें मैश का काम थोड़ा आसान सा मुझे लग रहा था, मैंने मैश कर लिया। अब वो जैसे भी मैंने एक नया काम लिया पहली बार एग्जाम के अंदर, जनरली मैं जानता हूँ दोनों, बट एक होता है ना हैबिट में होना, क्योंकि ईएससी की कन्वेंशन के अंदर जो क्वेश्चन का आंसर आता है वो आंसर 3 एम्पियर 6 एम्पियर 9 एम्पियर ऐसे नहीं आता है। वहां आंसर आता है -17.2 विद एंगल 47.23 डिग्री, ऐसे इतने अजीब अजीब से आते हैं। और वहां पर 3 वेरिएबल होते हैं, I1 I2 I3, 3 करंट निकालनी है। तो आपको समझ में आ गया कि कैलकुलेशन लेवल पे थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तभी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपके लिए। बट ठीक है, अगर आपकी पकड़ है मैथ्स पे तो आप तो कर लेंगे। पर मुझे पता है कि जब मैं वो कर रहा था तो उसको मैनेज करते हुए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो आ ही जाता है, टाइम का प्रेशर भी था, तो मुझे उसको लास्ट तक मैनेज करते हुए आया। तो 2 पेज के बाद जब फाइनल I1 I2 I3 का आंसर आया तो मैंने देखा कि शायद मेरा आंसर सही नहीं है। सर एक मिनट, आपको कैसे पता कि आपका आंसर सही नहीं है? वो इसलिए क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर को हैंडल करने का तरीका आता था। मैं 100 ms का जो कैलसी था उस टाइम, हमारे टाइम का जो कैलसी था, मतलब हमारे टाइम का मतलब ये कि इस बात को 11 साल हो गए। तो उस टाइम जो मैं बता रहा हूँ कि उस टाइम पे जो मैट्रिक्स का कैलकुलेशन था वो मैंने चेक किया तो पता चला कि मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा था, I1 I2 I3 वो नहीं आ रहा था, जो कैलसी बता रहा था। और मुझे पता था कि मुझे कैलसी पूरा भरोसा था कि आंसर यही आना चाहिए। तो उसका मतलब फिर मुझसे अपनी मिस्टेक समझ में नहीं आ रही थी। और आपको पता है कि अगर आपने कोई सिली मिस्टेक कर दी, 2 2.5 पेज का जो सोल्यूशन आ रहा है, तो वो सिली मिस्टेक वापस उस प्रेशर के अंदर आपको पकड़ में नहीं आती। अब मैं ट्राई भी कर रहा हूँ कहाँ मिस्टेक की है, तो मुझे लगा कि कुछ मुझे समझ में आ गया हुई कहाँ होगी। जहाँ 13 से मल्टीप्लाई करना था एंड देन सब्ट्रैक्ट करना था एंड देन फिर इसको पोलर फॉर्म में बदलना था, लगभग उन 4 5 लाइन के अंदर कहीं मिस्टेक है, और वो पकड़ में नहीं आ रही थी। तो फिर मेरे पास जब टाइम का प्रेशर था तो मैंने सीधा एक काम किया, मैंने स्टार्टिंग से मिड तक जो था वो बिल्कुल चलता आया। लास्ट जो आंसर है वो मुझे पता था क्या आना चाहिए, उससे लेके पीछे चलता आया। और बीच में जो था वो वहां इंजीनियरिंग दिखा दी मैंने, वहां नहीं बताया कि कैसे कैलकुलेशन क्या है। ऑब्वियसली जरूरत भी नहीं है, अगर आपको पूरा क्यों दिखाना है आपको। तो आपकी स्टार्टिंग से लेके मिड तक जो भी क्वेश्चन बन रही सारी वो बिल्कुल सही बन रही है। और एंडिंग जो आपके आंसर्स है वो मुझे पता है कैलसी से जो आंसर आ रहे थे वो मैंने लिए एंड उनके साथ काउंट करता गया। मुझे पता था मैंने 15 मार्क्स ऐड कर रखे थे उस क्वेश्चन में, और मेरे को पूरे 15 मार्क्स मिले। जब नंबर आए थे तो मेरे को ध्यान था कि सेट वन में थे। इसलिए कैलकुलेटर वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अगर आपको ठीक तरीके से उसको डील करना आता है। ऐसे बहुत सारे किस्से आप पूछ सकते हैं मुझसे। गेट के अंदर अलाउड नहीं है हर्ष, हर्ष गेट के अंदर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। गेट के अंदर आपको पता है कि आप ऑनलाइन एग्जाम देने वाले हैं, तो उस ऑनलाइन एग्जाम के अंदर जैसे आपका पेपर ओपन होता है उस पेपर के साथ ही हर क्वेश्चन के साइड में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं ना उसके साथ में वहाँ कैलसी का ऑप्शन होता है, वर्चुअल कैलसी। वहां पे आप क्लिक करेंगे, ऑब्वियसली को माउस से करना पड़ता है, तो वो वर्चुअल कैलसी वहां खुल जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करिए आपका काम हो जाएगा। इसीलिए अगर आप गेट को लेकर सीरियस हैं तो अभी भी जब रूम पर आप क्वेश्चन करते हैं या पीवाईक्यू करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं, तो मैं आपको हमेशा सलाह देता हूँ कि आप हमेशा वर्चुअल कैलसी पे काम करें। वर्चुअल गैलरी आपके एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो जाता है, लेकिन अगर आपका आईओएस है यानी अगर आप एप्पल का फोन रखते हैं तो वहां नहीं होगा। क्योंकि गेट का मानना है कि अगर आपके पास एप्पल का फोन है, आपके इतने महंगे शौक है, तो गेट का एग्जाम देके क्या करोगे, निकलो यहाँ से। तो एंड्रॉयड के फोन पे, एंड्रॉयड के ऊपर एप्लीकेशन है वर्चुअल कैलसी की, आप उसको डाउनलोड करें और हमेशा अपने फोन में रखें। जब भी कोई क्वेश्चन सोल्व करना हो आप वर्चुअल कैलसी पे सोल्व करें, आपकी हैबिट में होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में गेट के अंदर वर्चुअल कैलसी काम में आएगा। ठीक है, डाउनलोडेड है, वेरी गुड। तो ये चारों आंसर समझ में आ गए आपको? चारों आंसर क्लियर है ना? अब मुझे बताइए कि इन चारों में से कौन सा आंसर ऐसा है
जो कि कॉजल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कौन सा आंसर ऐसा है जो कॉजल सिग्नल बोल दो, क्योंकि सिग्नल है सारे। ये अगर मैं बोलूँ, देखिए अगर यही ट्रांसफर फंक्शन होता, अगर यही ट्रांसफर फंक्शन होता मेरे लिए, ट्रांसफर फंक्शन, तो ट्रांसफर फंक्शन किसका होता है हमेशा? एलटीए सिस्टम का। क्या होता है सर ये ट्रांसफर फंक्शन? क्या भला है ये? यार ये मैंने आपको पढ़ाया तो है, मुझे याद नहीं आ रहा, पर मैंने शायद फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ाया है आपको, थोड़ा सा हिंट तो दिया है। अरे भाई वही चीज है, एलटीए सिस्टम है। इनपुट इसमें एक्सटी दे रहे होंगे, आउटपुट वाईटी निकाल रहे होंगे, और सिस्टम का, एलटीए सिस्टम का एक इम्पल्स रेस्पॉन्स होगा एच ऑफ टी, जो कि एक्स का कन्वोल्यूशन करते हैं एच ऑफ टी के साथ, तो वाईटी मिलता है। अब ये तो होता है टाइम डोमेन में। अब जब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हो, तो प्रॉपर्टी लगती है और वो कन्वोल्यूशन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। तो एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा, एच ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एच ऑफ ओमेगा, और वाई टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म वाई ऑफ ओमेगा। तो जो ये एच ऑफ ओमेगा है, यही आपका ट्रांसफर फंक्शन होता है, जिसको आप बोल सकते हो वाई ओमेगा अपॉन एक्स ऑफ ओमेगा। मल्टीप्लाई ना, इसको डिवाइड कर दो, तो वाई अपॉन एक्स आपका एक तरह से सिंपल सा हो गया, आउटपुट और इनपुट का रेशियो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर कहलाता है ट्रांसफर फंक्शन। लाप्लास की डेफिनेशन कुछ अलग तरीके से देते हैं, स्पेशली कंट्रोल सिस्टम में आप बात करें तो वहां सबसे पहले फर्स्ट डे ही लिखवा देते हैं आपको डेफिनेशन ट्रांसफर फंक्शन की, क्योंकि वो सारा काम सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं, एलटीए सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं। वो जानते नहीं है कि अपन इतना डीप में पढ़ के आए हैं एलटीए सिस्टम। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता आपको कितना नॉलेज हो पाया हमारी इस क्लास के एक डेकोरम के अंदर पढ़ते पढ़ते, लेकिन मैं आपको बता दूं फिर से, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ए से लेकर जेड तक अपनी आंखें टिका के पढ़ते हैं सिग्नल सिस्टम को, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वहां से आपको पता है पूरी कहानी कैसे बनी है। तो जो कंट्रोल सिस्टम के अंदर वो बोल रहे हैं कि एक सिस्टम है एलटीए सिस्टम, उसके अंदर अगर आप वो एक मतलब पूरी लैंग्वेज बोलते हैं, Laplace transform of output upon Laplace transform of input when initial conditions are zero is known as transfer function of that system। क्या मतलब? y s अपॉन एक्स इक्वल्स टू एच ऑफ एस। वही कहानी है, वही प्रॉपर्टी लगती है। वो एक्स टी कन्वोल्यूशन एच टी का अगर आप लाप्लास ले लेंगे, तो एक्स ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल टू वाई ऑफ एस बचेगा। एक्स ऑफ एस को डिवाइड कर दो, तो एच ऑफ एस कितना आएगा? वाई ऑफ एस अपॉन एक्स एस। तो एच एस क्या है? ट्रांसफर फंक्शन किसका? एलटीए सिस्टम का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये आपका एलटीए सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होता, तो आप जब इनवर्स लाप्लास लेते तो क्या मिलता आपको? इनवर्स लाप्लास लेते तो क्या मिलता आपको? ट्रांसफर फंक्शन का इनवर्स लाप्लास क्या होता है? मैं हर बार बड़े ध्यान से बार बार लाइन बोलता हूँ, अब तो समझ में आएगा किसी को। कोई एक तो बोलो कि इनवर्स लाप्लास ऑफ ट्रांसफर फंक्शन क्या होना चाहिए। कोई नहीं जानता? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? इम्पल्स रेस्पॉन्स, इम्पल्स फंक्शन नहीं, इम्पल्स रेस्पॉन्स। अगर आप इम्पल्स रेस्पॉन्स को नहीं जानते ना, देखिए आपको पता है, मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, पर मैं आपको बता दूं फिर से। आप ये तो टेलीग्राम ग्रुप पे किसी और पे ज्वाइन कर देता हूँ मैं आपको, उन ग्रुप पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं बाकी सिग्नल वगैरह। आप सिग्नल तो हो चुकी है वहां पे तो बहुत अच्छे से, तो आपको बता रहा हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि पहले पहली बात तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। ये आपको समझ में आएगा कि मेवाड़ी सर कौन है, ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर आपको ये भी समझ में आएगा कि गेट क्या है। तब समझ में आएगा कि जितनी बेसिक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर उसमें भी आपको डाउट है, और फिर मुझे लगता नहीं कि आप लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप गेट की तैयारी भी कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा आपको सीरियस होकर सोचना पड़ेगा। आप आप अगर गेट की तैयारी करने वाले हैं, तो मेरा दिल जलता है यार। आप क्या पूछते हैं मुझसे? कुछ भी तो नहीं पूछते हैं। आप पूछते ही नहीं टेलीग्राम पे, फिर तो आप मुझे वसूली नहीं करते हैं। यूज मी, आप पूछे बहुत सारी चीजें, मुझे दर्द होता है। अब ये इम्पल्स बोल दिया, इम्पल्स फंक्शन, ये तो बहुत ही बेहूदगी वाली बात होगी कि इम्पल्स फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन का इनवर्स लाप्लास इम्पल्स फंक्शन, इम्पल्स फंक्शन नहीं, इम्पल्स रेस्पॉन्स। बहुत अंतर है। एच टी और डेल टी बहुत बड़ी चीज है। एच टी क्या होता है? एक एल टी सिस्टम पे इनपुट डेल टी लेते हो, तो जो आउटपुट आता है उसको हम बोलते हैं एच टी। एकदम अलग चीज है। तो इम्पल्स रेस्पॉन्स, तो ठीक है। तो सर जो ये इम्पल्स रेस्पॉन्स आते हैं आपके एच ऑफ टी,
ये एच ऑफ टी अगर यहाँ पर है सारे के सारे, तो मैं बोल सकता हूँ फिर तो, अब वर्ड यूज में ले सकता हूँ कि क्योंकि ये सिस्टम है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इनमें से कौन सा आंसर है जो कि एक कोजल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। बताइए, इनमें से कौन सा आंसर एक कोजल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। इनमें से कौन सा आंसर इन चार में से जो कोजल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। सर फर्स्ट वाला, इट इज कोजल सिस्टम। बिल्कुल सही सर, कोजल सिस्टम। क्यों? तो दोनों यूटी में है, टी ग्रेटर देन जीरो पे है दोनों फंक्शन, यानी कि आपका पूरा फंक्शन ओवरऑल क्या है, टी ग्रेटर देन जीरो पे है। अगर आपका एच टी ग्रेटर देन जीरो पे एग्जिस्ट करता है, यानी टी लेस देन जीरो पे जीरो होता है, तो सिस्टम आपका एलटीए सिस्टम कहलाता है, कोजल सिस्टम। तो ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब इन चारों आंसर में से मुझे वो वाला आंसर बताओ जो कि आप, जिसको देख के आप बोल सकते हो कि सर ये तो आपका स्टेबल एलटीआई सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। इनमें से कौन सा आंसर स्टेबल एलटीआई सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सेकंड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ठीक है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। कौन सा आंसर है जो कि स्टेबल एलटीआई सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। स्टेबल एलटीए सिस्टम बोले तो सर, स्टेबल एलटीए सिस्टम बोले तो मैंने कल कहानी बताई थी आपको। स्टेबल एलटीए सिस्टम वो होता है जिसका इम्पल्स रेस्पॉन्स एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होता है। मतलब सर, मतलब जिसका इम्पल्स रेस्पॉन्स का मोड का इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक करूं तो फाइनाइट वैल्यू आती है, कभी इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए हो। यानी कि मैंने कल बताया था आपको कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट मोड ऑफ एच टी टी अगर आपका इनफाइनाइट नहीं बनता है तो इसे हम बोलते हैं स्टेबल एलटीए सिस्टम। एक्चुअली जहाँ क्या है, इम्पल्स रेस्पॉन्स, ये हम जानते हैं। इम्पल्स रेस्पॉन्स का मतलब ही हो गया कि भाई एलटीए सिस्टम का इम्पल्स रेस्पॉन्स। सिर्फ फोर्थ वाला आपका स्टेबल है। रॉन्ग, फोर्थ वाला इसलिए नहीं है क्योंकि हमने देख लिया, कल लाप्लास पढ़ते हुए बताया था मैंने आपको, कन्वर्जिंग सिग्नल जो है वही तो स्टेबल होते हैं, वही फोरियर ट्रांसफॉर्म भी होते हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ एक तरह से आपसे कि इनमें से कन्वर्जिंग कौन सा है, या यूं बोलूं कि इनमें से आपके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल कौन सा है। कौन सा आंसर फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल है इन चारों में से। तो देखिए सर, अगर आप फोर्थ की बात कर रहे हैं तो ई की पावर माइनस एट के साथ यूटी अगर आप लगाते हैं तो ये कन्वर्जिंग है, इसलिए ये तो बिल्कुल सही है, कन्वर्जिंग है। बट यू माइनस टी लगा दिया, ये डाइवर्जिंग है, इसलिए फोर्थ इज नॉट पॉसिबल। ये आपके लिए कन्वर्जिंग नहीं है, ओवरऑल कन्वर्जिंग नहीं है, ओवरऑल स्टेबल नहीं है, ओवरऑल फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल नहीं है, ओवरऑल एनर्जी फंक्शन नहीं है। कितनी सारी बातें दे दी मैंने आपको, कितनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी। एनर्जी फंक्शन का भी वही रूल है, कन्वर्जिंग जो मैथ्स में पढ़ते हैं आप उसका भी वही रूल है, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल का भी वही रूल है, स्टेबल एलटीए सिस्टम का भी वही रूल है। तो आपको पता चल गया कि सर ये अपने आप में क्या है, आपके लिए कन्वर्जिंग नहीं है, इसका मतलब स्टेबल नहीं है। अब इसे करते हैं, सर पावर माइनस एटी है तो यूटी होने चाहिए, फिर इधर तो यू माइनस टी है, इसका मतलब ये भी स्टेबल नहीं है। अब बात करते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके ऊपर आते हैं, e की पावर माइनस एटी दोनों ही सर e की पावर माइनस एटी के साथ यूटी है, इसका मतलब दोनों के दोनों कन्वर्जिंग है, यानी ये स्टेबल है। इसका मतलब ये कॉजल एंड स्टेबल दोनों है, कॉजल एंड स्टेबल दोनों है। क्लियर? क्या आपको बात समझ में आई? सबको क्लियर है ये बात? ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और फिर आंसर देते हैं। क्वेश्चन है गेट 2002 का, 2002 की क्वेश्चन है, गेट 2002।
क्वेश्चन है द लाप्लास ट्रांसफॉर्म द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल x of t is x of s equals to 5 minus s upon s square minus s minus 2. If Fourier transform of this signal exists, then xt is xt क्या होगा? ऑप्शन दिए में जो कि मैं लिख नहीं रहा, अब आप खुद ही निकाल लें। इसने बोला कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है किसी एक्सटी सिग्नल का, अगर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है तो आपको बताना है कि फिर वो एक्सटी क्या है। यानी कि वही आपको इसका इनवर्स लाप्लास लेना है। इसके इनवर्स लाप्लास 4 पॉसिबल है, उन 4 में से आपको सिर्फ वो वाला आंसर देना है जो कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल भी है। बताइए, क्या आप कर सकते हैं या मैं करूं इस क्वेश्चन को? एक बार ट्राई करेंगे आप? क्योंकि गेट का है इसलिए एक बार ट्राई करना चाहिए। अगर आपको इनवर्स लाप्लास लेना आता है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जो मैंने सिखाया वो समझ में अगर आपको आया तो एक बार ट्राई करना बनता है। अच्छा, बोल रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन से सर ए की वैल्यू -2 और बी की वैल्यू 1 आएगी क्या? बिल्कुल सही कह रही हो आप, ए की वैल्यू -2 और बी की वैल्यू 1 आएगी। वैष्णवी बिल्कुल सही किया है आपने पार्शियल फ्रैक्शन, और रेजरी थ्योरम बिल्कुल सही लगाई आपने। वैष्णवी ने आंसर दिया है कि सर e की पावर 2t ut -2 e की पावर t ut। रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर है वैष्णवी। चलिए मैं कर देता हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन करके देखिएगा इसके 5 माइनस एस अपॉन, नीचे जो आ रहा है यहाँ पे आपको पता है पार्शियल फ्रैक्शन को करना आता है, तो सर ये s-2 इंटू s+1 आ रहा है सर, विच मीन्स a अपॉन s-2 प्लस b अपॉन s+1। नाउ रेजिडी थ्योरम से हम बात करें तो a की वैल्यू क्या आएगी? a की वैल्यू के लिए सर s-2 कवर किया और s की वैल्यू 2 रखी,
तो ऊपर 3 है, नीचे भी 3 है, यानी कि ए की वैल्यू 1 आएगी। एंड बी की वैल्यू की बात करें तो जब s+1 को कवर किया तो s की वैल्यू -1 रखने से ऊपर 6 आ रहा है, नीचे -3 आ रहा है, यानी कि माइनस का 2 आएगा। तो बी की वैल्यू आ रही है -2। तो +1 एंड -2 पार्शियल फ्रैक्शन आप सीख चुके हैं। तो इसका मतलब है कि सर पार्शियल फ्रैक्शन जो भी मैंने आपको सिखाया है, पार्शियल फ्रैक्शन में कोई डाउट नहीं है। ए की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1, बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए -2। पार्शियल फ्रैक्शन में कोई डाउट नहीं है, रेसिड्यू थ्योरम से कोई डाउट नहीं है। नाउ अब आप देखिएगा कि जो 1/s-2 -2/s+1 बच रहा है एक्स ऑफ एस, इसके अंदर 4 आंसर पॉसिबल है। चलो मैं आपके लिए चारों आंसर लिख देता हूँ। चारों आंसर लिख रहा हूँ मैं। हालांकि सिर्फ पूछा तो मेरे से सिर्फ एक ही आंसर है, और वो भी वो पूछा है जो कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल है। तो हम यहाँ देखते हैं क्या क्या आंसर पॉसिबल है। सर एक तो है e⁻2t ut -2 e⁻−t ut, और इसकी आरओसी कहाँ तक आ रही है। सर 2 से ग्रेटर देन -1 से ग्रेटर देन, तो ओवरऑल 2 से ग्रेटर देन। ऐसे ही दूसरा आंसर है e⁻2t ut, ऐसे ही यहाँ पर आप बोल सकते हो +2 e⁻−t u-t, यानी कि 2 से ग्रेटर देन -1 से लेस देन, डजंट एग्जिस्ट। थर्ड आंसर -e⁻2t u-t -2 e⁻−t ut, 2 से लेस देन और -1 से भी लेस देन, सॉरी 2 से लेस देन और -1 से ग्रेटर देन, तो यानी कि सर -1 से लेके 2 तक। एंड लास्ट आंसर फोर्थ, कि सर ये वाला आंसर ले लेते हैं, तो -e⁻2t u-t +2 e⁻−t u-t, 2 से भी लेस देन -1 से भी लेस देन, तो ओवरऑल आंसर है -1 से लेस देन।
आई एम ऑडिबल और नॉट? ना ऑडिबल, ओके। सो लास्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे थे, मैं उसका बात करता हूँ। टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमारी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई और इवन मेरा जो बोर्ड है वो भी डिस्कनेक्ट हो गया, वापस सब कुछ स्टार्ट करना पड़ा। बहुत ही भारी ग्लिच रहता है कभी कभार, और वो मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था उस साइड। वाट जो भी है, अब चलिए इधर आइए। तो मैं बात कर रहा था इस क्वेश्चन के बारे में कि जो आंसर आ रहे हैं कुछ इस तरह से आ रहे हैं। फर्स्ट आंसर आया था इसका ये, रियल पार्ट ऑफ यूटी है दोनों तरफ, तो -1 से ग्रेटर देन और 2 से ग्रेटर देन, यानी कि ओवरऑल जो आरओसी आएगी वो रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन 2 होगा। यहाँ पर 2 से लेस देन और -1 से ग्रेटर देन, -1 से ग्रेटर देन और 2 से लेस देन। इसका मतलब सर ध्यान से, -1 से ग्रेटर देन और 2 से लेस देन का मतलब वैसे कि -1 से लेके 2 तक। ओके, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि सर -e⁻²t u−t प्लस 2e⁻−tu−t, यानी कि रियल पार्ट ऑफ एस लेस देन -1, -1 से भी लेस देन, 2 से भी लेस देन, तो ओवरऑल -1 से लेस देन। और फोर्थ आंसर है इसका कि e⁻²t ut प्लस 2e⁻−t ut, यानी कि -1 से ग्रेटर देन, ut नहीं सर, u−t, -1 से लेस देन, 2 से ग्रेटर देन, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, डजंट एग्जिस्ट। चार में से एक आंसर पॉसिबल ही नहीं होता है सर हमेशा, विच मीन्स इट इज डजंट एग्जिस्ट। तो ये चार आंसर पॉसिबल है यहाँ पर, ये चार आंसर पॉसिबल है। तो देखिए, इनमें से कौन सा वाला आंसर निकालना है सर, जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल हो, यानी जो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो, सर स्टेबल एलटीएस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता हो। देखो ये वर्ड सही नहीं है कि स्टेबल एलटीएस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता हो। अरे सर अभी तो आपने सिखाया था कि जो चीज कन्वर्जिंग कर रहा है वही चीज आपके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल भी है, वही आपका एनर्जी फंक्शन भी है, वही आपके लिए फोरियर क्या नाम है, स्टेबल एलटीएस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। स्टेबल एलटीएस सिस्टम को तो मैं तब बोलूंगा जब वो सिग्नल आपका इम्पल्स रेस्पॉन्स हो। यहाँ पर इसने कोई इम्पल्स रेस्पॉन्स की बात नहीं की, इसलिए मैं किसी सिस्टम के बारे में कमेंट नहीं कर रहा, इसलिए मैं स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम के बारे में कमेंट नहीं कर रहा। इसलिए कंट्रोल सिस्टम में जब भी आप स्टेबिलिटी बोल रहे होते हो, तुम हमेशा सिस्टम के ट्रांसफॉर्मेशन काम कर रहे होते हो। कंट्रोल सिस्टम में ए से लेके जेड तक सारा काम ट्रांसफॉर्मेशन पे कर रहे होते हो। कभी फीडबैक गेन इतना है, जो आपका आपका फीडबैक ये देर का है, फॉरवर्ड गेन इतना देर का है, इनको यूज में लेके कुछ आंसर दे देगा। कभी आपके एक प्रोपेगेशन कांस्टेंट अलग ऐड कर देगा और एक नया सिस्टम बना देगा, रूट लोकस बनाओ। आप सब लोगों ने पढ़ा है ना कंट्रोल सिस्टम, या सिर्फ मैं हवा में बातें कर रहा हूँ? आप लोगों ने पढ़ा है ना कंट्रोल सिस्टम? हाँ, तो बस आपको पता है ना कि सारा आप जो भी काम करते हैं, नाइक्विस्ट प्लॉट, बॉर्डर प्लॉट, पोलर प्लॉट कर रहे हैं, रूट लोकस बना रहे हैं, वो सारे के सारे किसी सिस्टम के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इसलिए वहां पे स्टेबिलिटी वाला वर्ड पे काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर जब तक कि मेरे लिए इम्पल्स रेस्पॉन्स नहीं है, ये कोई सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन नहीं है, एक जनरल सिग्नल है, तो मैं ये स्टेबिलिटी वर्ड नहीं लूंगा। मैं बोलूंगा कन्वर्जिंग सिग्नल है, तब भी वही आंसर होगा। एनर्जी फंक्शन है, तब भी वही आंसर होगा। या फिर एब्सोल्युटली वेरिएबल है, तब भी वही आंसर होगा। या फिर लास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल है, तब भी वही आंसर होगा। इनमें चारों में से कौन सा फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल आंसर है? बताइए, अब आप बताइए सोच के, इन चारों में से कौन सा फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल आंसर है? तो वैष्णवी और हर्ष ने आंसर दिया है बॉम्बे, यानी सेकंड ऑप्शन, और ये सेकंड इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही दिया इन्होंने आंसर, सेकंड इज द राइट आंसर। क्यों सर? e⁻8 के साथ ut होगा तो कन्वर्जिंग होगा, और e⁻+8 के साथ u−t होगा तो कन्वर्जिंग होगा। इसका मतलब ये वाला आंसर है। तो ये आंसर देना चाहिए था। वैष्णवी, आपको आपकी मिस्टेक समझ में आ गई थी। आपने जो दिया था वो दिया तो बिल्कुल सही था, लेकिन उसमें जो कोफिशिएंट थे वो गलत थे। दोनों माइनस में आएंगे एक तो आपने कोफिशिएंट चेक कर लेना। वैष्णवी, गलती समझ में आ गई ना आपको आपकी? तो ये आंसर राइट है, ये वाला आंसर देना था। गेट 2002 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये होगा। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, इनमें से कौन सा आंसर है जो कि कॉजल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है?
इन चारों में से कौन सा आंसर है जो कि कॉजल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है? इन चारों में से कौन सा आंसर है जो कि कॉजल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है? वो मतलब सिस्टम नहीं है तो सिग्नल, तो कॉजल सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। जो ये बोलता है कि हाँ इन चारों में से ये वाला आंसर कॉजल सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। अगर इम्पल्स रेस्पॉन्स होता तो सिस्टम बोलता, कॉजल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता। दोनों में एक ही चीज लगेगी, एलटीए सिस्टम का कॉजल होना। इसका मतलब भी यही है कि आपका इम्पल्स रेस्पॉन्स जो है वो कॉजल सिग्नल की तरह बिहेव करे। और कॉजल सिग्नल जो हम चेक करते हैं ऐसा सिग्नल जो सिर्फ पॉजिटिव टाइम में एग्जिस्ट करता हो। कौन सा आंसर है सर? फर्स्ट वाला। ये है सर कॉजल सिग्नल, और ये है आपका फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल या एनर्जी फंक्शन, फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल। अब स्क्रीनशॉट जो बोल रहे हो तुम हर्ष, तुम क्वेश्चन ढूंढ रहे हो हर्ष, तो क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये बंद हो चुका। क्वेश्चन टेंशन मत लो, मैं लिख कर दूंगा उसके अंदर शामिल होगा, पर अभी के लिए स्क्रीनशॉट जरूर ले लो आंसर का। सर कब देंगे आप? कल दे देंगे ना? कल नहीं दूंगा। एक्चुअली कल भी प्लान है मेरा शायद आउटसाइड जाने का। अगर वो प्लान रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो दूंगा, अदरवाइज थर्सडे सॉरी ट्यूसडे को पक्का है। कल और परसों हो सकता है शायद मैं बाहर रहूं, तो मैं ट्यूसडे को आपको आज और कल की क्लास के नोट्स दे दूंगा, लेकिन ये आगे नहीं होगा। केवल आज और कल की क्लास, क्योंकि ये ऑब्वियसली कल की जो क्लास थी स्पेशली बेस बना रहा था तो वो रैंडमली चल रही थी। वैष्णवी कह रही प्लीज ऐड मी इन द ग्रुप। वैष्णवी क्योंकि आप कल क्लास में नहीं थी इसलिए आपको ग्रुप से निकाल दिया गया है। अब हम आपको ऐड नहीं कर पाएंगे शायद, देखता हूँ। आई वॉज देयर। वैष्णवी, वैष्णवी, गंगा का पानी और मेवाड़ी सर की जुबानी कहीं गलत नहीं होती है। बहुत ही चीप डायलॉग है। गंगा का पानी और मेवाड़ी सर की जुबानी कभी गलत नहीं होती है। बट मेरी बात ये है, मैं झूठ बोल रहा हूँ वैष्णवी, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुम नहीं थी, तुम लास्ट में चली गई थी। हाँ लास्ट हाफ आवर एब्सेंट थी ना, कार्तिक भी लास्ट हाफ आवर एब्सेंट था। चलिए ऐड कर दो। कौन ऐड करने वाला है? एडमिन कौन है भी? हर्ष, दोनों को ऐड कर दो। वैष्णवी को मैं करता हूँ। हेलो बोलो, कार्तिक और वैष्णवी हेलो बोलो। हेलो बोलो एक बार मुझे। अरे कैसे हैं यार ये तुम लोग पक्के से बीटेक कर रहे हो क्या? टेलीग्राम पे हेलो बोलो। टेलीग्राम पे हेलो बोलो कि तभी तो मैं तुम्हें ऐड करूंगा। मुझे नहीं दिख रहा है तुम कहाँ हो। तुमको ऐड करने के लिए उसमें, अच्छा, कार्तिक को तो ऐड कर दिया है। वैष्णवी, तुम भी मुझे हेलो बोलो। अरे तुम लोग यहाँ पे हेलो मत बोलो। क्या बिल्कुल ही कैसे हो यार? यहाँ गूगल पे चैट पे मत बोलो, मुझे टेलीग्राम पे हेलो या हाय बोलो, ताकि उसके बाद आप मुझे नजर आएंगे कि किस नाम से हैं आप टेलीग्राम पे। मैं आपको ऐड कर पाऊंगा। इतने सारे मैसेज के अंदर मुझे नहीं पता आप कहाँ हैं कौन है। टेलीग्राम पे आप मुझे जानते हैं क्या? आप मुझे भी नहीं जानते टेलीग्राम। मुझे ऐड नहीं करता आपने, सेव नहीं करता मेरा नंबर। मैंने आप लोगों में से किसी का भी नंबर सेव नहीं करता टेलीग्राम पे। आपने तो मुझे मेरा कर रखा होगा। अगर आपने मेरा नहीं करता तो मैं नहीं मिलने वाला। मैं ऐड भी नहीं कर पाऊंगा। वैष्णवी, आप जाके ढूंढो, एक बार पहले भी आपने मेरे को हेलो बोला था। वैष्णवी, अपने सारे चैट को ढूंढो। अगर ज्यादा चैट नहीं है तो आपको मिल जाऊंगा, पर मेरे में बहुत सारी चैट है, मेरे को नहीं मिलोगी। तुम कहाँ पे हो? मुझे हेलो बोलो, मैं आपको ऐड कर दूंगा। चलो इधर आओ। कार्तिक आपको ऐड कर दिया है हर्ष ने।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? तो सारी बात समझ में आई जो मैंने बताया, वापस टू द पॉइंट, सारा फोकस इधर ले आए। अब ये डी क्या है? डी क्या है? हर्ष, ये डी क्या है? अच्छा, डन। ओके, नाउ देखिए, यहाँ पर कोयल सिस्टम के लिए फर्स्ट आंसर है, फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए सेकंड आंसर है। लास्ट वाले क्वेश्चन में कोजल एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म दोनों के लिए एक ही आंसर था। अब क्वेश्चन मन में आता है, सर अगर कभी एक ही आंसर देना पड़ रहा है, ज्यादातर एग्जाम में तो सर हम एक ही बार आंसर देते हैं। हम ईएससी की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे प्रॉपर वे में आपने कहा 4 आंसर देना है, ठीक है। बट इन जनरल अगर हम प्रैक्टिकली काम कर रहे हो तो हम कौन सा आंसर देंगे सर? प्रैक्टिकली आंसर देते हो तो कौन सा आंसर देते हैं सर? प्रैक्टिकली। तो सर आप जब भी कोई काम कर रहे हो प्रैक्टिकली आप आंसर निकाल रहे होंगे तो आप कॉजल सिस्टम वाला आंसर निकालेंगे। कॉजल सिस्टम वाला क्यों? क्योंकि जो एप्लीकेशन है ना प्रैक्टिकल जितने भी, वो सब कॉजल सिस्टम पे होते हैं। तो यानी कि आप जिसमें यूटी आ रहे हो दोनों में, वो आपके लिए कॉजल होता है। जैसे यहाँ पे दोनों में यूटी आ रहा है, वही आपका आंसर था कॉजल सिस्टम का। उस टाइम स्टेबिलिटी वाला नहीं चेक करते, या उसको नहीं देखते फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल है या नहीं है, या एनर्जी फंक्शन है या नहीं है, वो नहीं। जब तक वो बोलेगा नहीं, वो अगर वो बोलेगा कि ये स्टेबल एलटीएस सिस्टम है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल है, ये एनर्जी फंक्शन है, तब आप चेक करेंगे कि भाई जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल वाली कहानी है, स्टेबिलिटी वाली कहानी है, उसको चेक करेंगे। अदरवाइज कुछ नहीं बोल रहा और सिंगल आंसर ही देना है, ऑप्शन दे रखे हैं 4, सिंगल आंसर देना है, कौन सा आंसर देंगे? आप कॉजल वाला आंसर देंगे। क्लियर? नाउ अब बड़े ध्यान से इधर देखिएगा। वैष्णवी, आपने नहीं बोला मुझे टेलीग्राम पे अभी तक भी, ऐड नहीं होना क्या तुमको? तुम्हें मुझे पर्सनली हेलो बोलना है। एक बार पहले तुम मुझे बोल चुकी हो, ढूंढो अपनी चैट के अंदर। मुझे नहीं पता तुम किस नाम से हो, बट तुम्हारे पास तो मेरा नाम होगा। अपनी चैट जाके चेक करो टेलीग्राम के ऊपर। तुम मुझे हेलो बोलोगी तो मैं तुम्हें ऐड कर पाऊंगा उस ग्रुप में वापस। ना हो, आ जाइए इधर, ठीक है। तो आप हेलो बोल देना, आप जब भी आप मेरे को हेलो बोल दोगी मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, पर फिलहाल इधर आओ। अपनी चैट में चेक कर लेना, ठीक है। अपनी चैट से चेक कर लेना टेलीग्राम के ऊपर। फिलहाल इधर देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। आपने अभी कॉजिलिटी और स्टेबिलिटी चेक कैसे की थी? सर सिग्नल को देख के। कैसे देखते हैं आप? सर कॉजिलिटी के लिए, कॉजल के लिए हम देखते हैं कि दोनों यूटी है क्या, दो आंसर है, मतलब दो उसके पार्ट हैं, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में दो बने थे, ए और बी की वैल्यू निकाली थी, तो उससे जो आंसर आए थे वो दो आंसर आए थे, मतलब दो आंसर, मतलब आंसर चार आ रहे थे। वो हर आंसर के अंदर जो पार्ट है वो दो है, तो एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट है। तो सर वो दोनों पार्ट अगर यूटी में है, कॉजल है। अब स्टेबिलिटी के लिए हम देखते हैं कि सर e की पावर माइनस एटी के साथ तो यूटी होना चाहिए, और e की पावर प्लस एटी के साथ यू माइनस टी होना चाहिए। अब जो हमारे आंसर है वो उसमें देख लेता हूँ कि एक e की पावर माइनस एटी और एक e की पावर प्लस एटी है। जो e की पावर माइनस एटी वाला है वो यूटी होना चाहिए, और जो e की पावर प्लस एटी है वो यू माइनस टी में होना चाहिए। तभी कन्वर्जिंग होंगे, तभी एनर्जी फंक्शन होंगे, तभी स्टेबल होंगे, तभी आपकी फोरियर ट्रांसफॉर्म होंगे। इसलिए वो हम देखते हैं, उससे जो भी आंसर आता है वो टिक कर देते हैं। वेरी गुड। ना एक ट्रिक और है। सर क्या ट्रिक है? एक ट्रिक है, आप आरओसी को देखकर भी बोल सकते हैं। सर कैसे? सही। देखना, जब भी आपका सिस्टम कॉजल है, या आपका जो फंक्शन है सिग्नल है वो कॉजल है, तो इसका मतलब उसकी जो आरओसी है वो राइट साइडेड होनी चाहिए। अब ये राइट साइडेड आरओसी का मतलब क्या होता है? राइट साइडेड आरओसी का मतलब होता है कि रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन होगा, किसी से भी कोई एक पोल होगा उससे ग्रेटर देन होगा। एक स्ट्रिप में नहीं होना चाहिए इससे ग्रेटर देन, बट इससे लेस देन, ये राइट साइडेड नहीं होती है। राइट साइड का मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन, यानी कि किसी एक चीज से चल के इनफाइनाइट तक चल रही है, प्लस इनफाइनाइट तक, उसे हम बोलते हैं राइट साइडेड आरओसी। लेफ्ट साइडेड आरओसी का मतलब क्या होता है कि कभी किसी एक पोल से चल के माइनस इनफाइनाइट तक जा रही है, उसे हम बोलते हैं लेफ्ट साइडेड। वो कैसे नजर आता है? रियल पार्ट ऑफ एस लेस देन समथिंग पोल जो भी है, -2 +2 +3, रियल पार्ट ऑफ एस लेस देन है तो आपके लिए लेफ्ट साइडेड आरओसी है। अगर रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन लगा हुआ है इसका मतलब वो राइट साइडेड आरओसी है। बट रियल पार्ट ऑफ एस दिस से लेके दिस तक है तो एक स्ट्रिप है। इसको बहुत साइडेड आरओसी बोलने की गलती बहुत सारी घटिया बुक्स करती है। स्टैंडर्ड बुक्स कभी भी बहुत साइडेड आरओसी वर्ड यूज में नहीं लेती, क्योंकि बहुत साइडेड आरओसी नाम की आरओसी कुछ होती ही नहीं है। क्योंकि अगर राइट साइडेड बोलता हूँ
तो वो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करनी चाहिए। अगर मैं लेफ्ट साइड बोलता हूँ तो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करनी चाहिए। तो बोथ साइडेड का मतलब तो ये है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी कि एंटायर एस प्लेन होना चाहिए जो कि इम्पल्स फंक्शन में आता है। और उस जगह पे भी बोथ साइड बोलने की बजाय फिर वो बोल देता है एंटायर एस प्लेन। लेकिन जो आप सोच रहे हैं कि एक स्ट्रिप मेरे को मिल रही है, वो बोथ साइडेड नहीं होती है, वो बोथ साइडेड नहीं होती है। हाँ, उसके जो सिग्नल है वो बोथ साइडेड हो सकता है। बड़े ध्यान समझना मेरे वर्ड्स को। जो सिग्नल है उसमें वो बहुत साइडेड रहेंगे। बहुत साइडेड सिग्नल कैसे रहेंगे? देखो, अगर एक स्ट्रिप में लिए, इसका मतलब एक राइट साइड में जा रही होगी आरओसी, एक लेफ्ट साइड में जा रही होगी, कॉमन पोर्शन निकाल दिया तो स्ट्रिप मिली आपको, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। समझ में आ रही है मेरी बात? तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आपको मिली है, तो आपके उस सिग्नल के अंदर दोनों साइड के सिग्नल होने चाहिए। एक यूटी के साथ भी होने चाहिए और एक यू माइनस के साथ भी होना चाहिए, यानी कि बहुत साइडेड सिग्नल कहलाता है वो, बहुत साइडेड आरओसी नहीं कहलाती है वो। आरओसी बहुत साइडेड कुछ होती ही नहीं है। राइट साइडेड होती है, लेफ्ट साइडेड आरओसी होती है, बहुत साइडेड आरओसी मतलब नहीं है, क्योंकि राइट साइडेड आरओसी का मतलब होता है प्लस इनफाइनाइट तक जाने वाली आरओसी, लेफ्ट साइडेड आरओसी का मतलब होता है माइनस इनफाइनाइट तक जाने वाली आरओसी। लेकिन बहुत साइडेड आरओसी का मतलब नहीं है। हाँ, बहुत साइडेड सिग्नल होते हैं, राइट साइडेड सिग्नल भी होते हैं, जिसमें यूटी, यूटी माइनस टू, यूटी माइनस थ्री या यूटी प्लस वन, यूटी प्लस टू ऐसे कुछ लगा हुआ है, वो तुम्हारे लिए क्या है? राइट साइडेड सिग्नल। जिसके अंदर यू माइनस टी लगा हुआ है वो सब लेफ्ट साइड सिग्नल है। यू माइनस टी प्लस टू, यू माइनस टी माइनस वन, शिफ्टिंग हो चलता है, लेकिन यू माइनस टी है तो वो लेफ्ट साइड सिग्नल है। और जिसमें दोनों ही सिग्नल है वो बहुत साइड सिग्नल है, वो बहुत साइड सिग्नल है। क्लियर? तो अब मैं यहाँ बात करूं तो आरओसी के रूल्स है, जो अब अगला टॉपिक है वो है आरओसी की कंक्लूजन। 7 रूल्स है, 7 रूल्स, जो कि मैं अभी आपको लिखवा नहीं रहा, मैं बस बोल के सुना रहा हूँ और वो आपको समझने हैं। वो क्या क्या रूल्स है? तो उस रूल्स के अंदर मैं आने से पहले आपको यही सिखा देता हूँ, पहले तो बीच में से रैंडमली रूल्स ले रहा हूँ और मैं आपको सिखा रहा हूँ। और वो रूल्स क्या है कि आप पहले तो यहाँ देखकर भी बता सकते हैं कि आपका आरओसी को देख के कि ये सिग्नल कॉजल है या नहीं है, ये सिग्नल स्टेबल है या नहीं है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल है या नहीं है। तो कॉजल कैसे चेक करते हैं? अगर आपकी आरओसी राइट साइडेड है तो कॉजल सिग्नल है। देखो इन चारों आंसर में से कौन सा आंसर राइट साइडेड है? आरओसी को देखो तो सर सिर्फ ये वाला है। इसका मतलब ये आपके कॉजल सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। इससे पहले वाला क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन खो गया यार, वो लाइट के अंदर चला गया वो। मैं वापस लिखने की कोशिश करता हूँ, 2 आंसर होंगे तो अच्छा रहेगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन था एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6। क्योंकि मैं सुपरमैन हूँ इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से निकाल देता हूँ, 1/s+2 माइनस 1/s+3। ये 5 क्वेश्चन आए थे इसके, आपने भूल गए होंगे, मैं नहीं भूला। क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? यहाँ पर आरओसी आई थी, रियल पार्ट ऑफ एस शुड बी ग्रेटर देन -2, और सेकंड e की पावर -2t ut प्लस e की पावर -3t u t। यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ एस क्या आया था? -2 से ग्रेटर देन, -3 से लेस देन। हाँ, तो डजंट एग्जिस्ट। हाँ सर, डजंट एग्जिस्ट। अच्छा, और यहाँ पे आएगा सर -e की पावर -2t u t प्लस e की पावर -3t u t, -2 से भी लेस देन, -3 से भी लेस देन, यानी कि -2 से लेस देन। और एक फोर्थ आंसर और आएगा, हालांकि अपन को ज्यादा सारे आंसर निकलने नहीं है। आपको पता है कि सर हमारे लिए ये कॉजल सिग्नल था, ये आपने कॉजल बोला था, और ध्यान हो तो आपको यही स्टेबल भी था हमारे लिए, कॉजल स्टेबल। देखो ध्यान से, स्टेबल भी -8 के साथ यूटी है, तो यही स्टेबल भी था ना? भी ये क्वेश्चन कराया था अभी, पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल। हालांकि अब मैं आरओसी का जो रूल बता रहा हूँ उस पर भी बैठता है क्या, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपकी वो वाली आरओसी ढूंढो जो कि आपके लिए राइट साइडेड हो। सर यही आरओसी है जो राइट साइडेड है, इसका मतलब ये कॉजल है। मैंने आरओसी चेक करके बोल दिया, सिग्नल चेक ही नहीं किया, सिग्नल चेक ही नहीं किया। सिग्नल चेक करा तो देखा कि दोनों सिग्नल में यूटी है, तो वो आपके लिए कॉजल होगा। मैंने सिग्नल चेक ही नहीं किया, मैंने सिर्फ आरओसी देखी, वो अगर राइट साइडेड है तो पक्के से, पक्के से सर, पक्के से रूल है सर, रूल है ये। अच्छा, स्टेबिलिटी का क्या रूल है सर? स्टेबिलिटी का रूल है कि आपकी आरओसी के अंदर सिग्मा इक्वल टू जीरो लाइन कवर होती है। सिग्मा इक्वल टू जीरो लाइन मतलब जे ओमेगा एक्सिस कवर होता है आपकी आरओसी के अंदर, तो वो स्टेबल है या फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल है। तो सर देखते हैं, सिग्मा इक्वल टू जीरो लाइन, फोर्थ आंसर भी लिख देता हूँ यार, एक काम करता हूँ, फोर्थ आंसर क्या होगा? फोर्थ आंसर होगा सर, जल्दी से लिखिए, -e की पावर -2t u t, और एक ये वाला आंसर लिखिए, -e की पावर -3t ut।
-3 से ग्रेटर देन, -2 से लेस देन, -2 से लेस देन, -3 से ग्रेटर देन, -3 से -2, -3 से -2। नाउ अब देखिए इसके इन चारों आंसर में से किसकी आरओसी में सिग्मा इक्वल टू 0 लाइन आ रही है? तो सिग्मा इक्वल टू 0 लाइन इसमें आ रही है, इसी में आएगी सिर्फ। कैसे? अरे सर आरओसी देखो, यहाँ पे -2 से ग्रेटर देन बोल रहे हो आप, तो ये सिग्मा इक्वल टू 0 लाइन आ गई ना इसमें, जियोमेट्रिक्स आ गया ना इसमें आरओसी के अंदर। जिसकी आरओसी में सिग्मा इक्वल टू 0 लाइन आएगी वो सिग्नल आपका स्टेबल सिग्नल होगा, फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल सिग्नल होगा। सिग्नल स्टेबल नहीं होता, वो फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल सिग्नल होगा, वो एनालिटिक फंक्शन होगा, वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा, वो कन्वर्टिंग सिग्नल होगा, और अगर वो सिग्नल इंपल्स रेस्पॉन्स है तो स्टेबल एलटीए सिस्टम भी होगा। तो ये सारी जगह होगी आपकी आरओसी में सिग्मा इक्वल टू लाइन आती है। तो यहाँ पर ये दोनों ही आंसर है, यानी कि ये कॉजल भी है और स्टेबल भी है, जो कि हम जानते भी हैं। इससे ऊपर वाला भी चेक कर लेते हैं एक बार। अब इसमें देखते हैं ये रूल्स। तो अभी हमने देखा था सर कि यहाँ पर कॉजल तो हमने निकाल दिया, कहाँ गया? कॉजल तो हमने निकाल दिया। अब स्टेबल देखते हैं कौन से वाले आंसर में सिग्मा इक्वल टू 0 लाइन आ रही है, कौन से वाले आंसर में सिग्मा इक्वल टू 0 लाइन आ रही है, किस आरओसी में सिग्मा इक्वल टू 0 लाइन कवर होती है? सेकंड वाले में ना सर, -1 से 2 के बीच में सर सिग्मा इक्वल टू 0 लाइन कवर हो रही है। -1 से 0 के बीच में देखिए सर, ये -1 पे पोल, ये 2 पर पोल, इन दोनों के बीच में आपकी आरओसी यही है। -1 से 2 के बीच में आरओसी है सर ये। इसमें सिग्मा इक्वल टू 0 लाइन आ रही है, इसका मतलब ये है आपका स्टेबल सिग्नल। और हमने देखा भी है, हाँ यही है फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल या एनर्जी फंक्शन या कन्वर्जिंग सिग्नल या एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल, यही है सर वो। क्लियर है? ये फंडा क्लियर है? फंडा समझ में आ चुका है आपको जो सिखा रहा हूं मैं? तो ठीक है। अब देखिए फाइनली आरओसी का कंक्लूजन निकालने वाला हूं मैं। आरओसी की जो कंक्लूजन है उसके अंदर बस एक लास्ट चीज और बचती है, वो भी देख लेते हैं एक बार। एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट नंबर ऑफ आईएलटी, नंबर ऑफ आईएलटी exist for fs equals to 1 upon s plus 2 का स्क्वायर, s माइनस 1 का स्क्वायर, s माइनस 3। आपको बताना है कितने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं इसके अंदर। गेट का क्वेश्चन है ये, गेट का पीवाई का क्वेश्चन है। ईयर मैंने मेंशन नहीं कर रखा, बट गेट का पीवाई का क्वेश्चन है। वो तो आप पीडीएफ मांगेंगे मुझसे, आपको मिल जाएगा। बट मेरे लिए क्वेश्चन ये है कि ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है इसमें कितने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है, कितने इसमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है। ना अब क्वेश्चन ये है कि सर जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने देखा है उसमें कितने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है, ये कैसे चेक करूं? जैसे कि कल हमने पढ़ा था सर कि आपने e की पावर -at ut का कल सबसे बेसिक चीजें सिखाई थी आपने, उसका लाप्लास आपने 1/s प्लस से दिया था। साथ ही साथ आपने ये भी सिखाया था कि इसके नोट्स भी आपने प्रोवाइड कराए थे ग्रुप के अंदर। अब आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पर भी आंसर दो हो सकते थे, एक तो इसका भी आंसर ये होता है और एक इसका भी आंसर यही होता है। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि 1/s प्लस a का इनवर्स लाप्लास लूं तो दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है। ऐसे ही अभी हमने देखा था कि जब दो पोल होते हैं s+2 s+3, तो कितनी पॉसिबिलिटी आई थी? तीन पॉसिबिलिटी। चार आई थी ना सर? चार में से एक तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, डजंट एग्जिस्ट आता था। हर बार आएगा सर? ऑफ कोर्स आएगा हर बार। सिर्फ तीन ही एग्जिस्ट करेगी, तीन ही पॉसिबिलिटीज आती है। तो मुझे बताओ यहाँ पर जो पांच पोल्स है तो कितने यहाँ पर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पॉसिबल होंगे? सर जो तुक्का मैं लगा सकता हूँ वो तुक्का ये लग रहा है, एक पोल था तो दो आंसर पॉसिबल है, दो पोल है तो तीन आंसर पॉसिबल है।
तो 5 पोल है तो 6 आंसर पॉसिबल हो सकते होंगे। 6 इज द रॉन्ग आंसर। जो राइट आंसर है वो ये है, जो बिल्कुल सही बताया आपने, लेकिन जो राइट आंसर है वो ये है कि जो नंबर ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितने पॉसिबल होते हैं, जितने आपके पास डिस्टिंक्ट पोल्स होते हैं प्लस वन, जितने पोल्स हैं उससे एक ज्यादा। जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करूं इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन के अंदर असली में ये कितने पॉसिबल है, ये कौन बता रहा है, ये आरओसी चेक करके बताता है। आरओसी बताता है कि कितने इसके अंदर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है। तो पोल कहाँ कहाँ पर है सर, -2 पर 2 पोल है, -2 पर 2 पोल है, यहाँ पे 2 पोल्स है। 1 पर भी 2 पोल्स है, एस इक्वल्स टू 1 पर भी 2 पोल्स है सर, 2 पोल्स कहाँ पे, एस इक्वल्स टू 1 पे, और एस इक्वल्स टू 3 पे भी एक पोल है। तो देखिए एक आरओसी तो पॉसिबल है आपके लिए इस साइड, सारे ही इस तरफ आ जाएंगे, सारे राइट साइड हो जाएंगे, तो कौन सा पोर्शन मिलेगा आपको, ये वाला, ये वाली आरओसी पॉसिबल है। एक आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। एक आरओसी ऐसा पॉसिबल है कि 1 से लेके 3 के बीच में आपको आरओसी मिल जाए, तो एक आंसर ये पॉसिबल है। और एक आंसर ये पॉसिबल है कि आपको यहाँ के बीच में आरओसी मिल जाए -2 से 1, तो एक आंसर ये पॉसिबल है। और लास्ट एक आंसर ये पॉसिबल है कि लेफ्ट साइडेड यानी कि -2 से आरओसी मिल जाए। 4 रीजन है, ये रीजन और ये रीजन, तो 4 ही इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है। इसलिए इसका आंसर कितना है, आंसर है 4 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आर पॉसिबल, आर पॉसिबल्स। क्या चेक किया, उस रीजन को बांट दो और सीधा एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है सर, तो एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, नंबर ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट इक्वल्स टू है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पोल्स प्लस वन। डिस्टिंक्ट पोल्स मतलब अलग अलग जो पोल है, प्लस वन। अब कह रहे सर कि -2 से 3 तक, -2 से 3 तक आपकी आरओसी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बीच में 1 पर गाड़ी रुक जाएगी, 1 पे गाड़ी रुक जाएगी। आपने कभी सोचा है, कभी चेक किया है, जितनी भी आरओसी आती है उसमें पोल तो आ ही नहीं सकता, वो भी रूल भी है, मैं सिखाने वाला हूँ। बस ये सिखाने के बाद मैं रूल सिखा रहा हूँ, 7 रूल्स। क्या समझ में आया, अब तक समझ में आना चाहिए था आपको, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। ध्यान दिया कभी आपने कि आपकी आरओसी के बीच में पोल क्या कर रहा है, अगर आप बोलते हो कि -2 से +3 तक, तो बीच में 2 पोल आ रहे हैं 1 पे, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर, तो ये इतनी पॉसिबल है, हर बार देख लो। अच्छा सर, मेरे को चेक करता हूँ पीछे सारे आंसर, पीछे वाले आंसर तो आप तब चेक करोगे ना जब आप उतार रहे होंगे, आप लोग तो उतारते हैं नहीं है। कोई बात नहीं, चलो मैं अभी डांट भी नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को लिखना है तो ठीक है, मैं एक बार मान लेता हूँ, पर स्क्रीनशॉट तो ले लिया करो, कम से कम स्क्रीनशॉट तो ले लिया करो। आप एक बार चेक करो, जितने भी आंसर, जितने भी क्वेश्चन किए हैं आज अपन ने, सब में देख लेना, कल वाले आंसर चेक किए हैं और सब में देख लेना आप कि जितने भी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है वो कितने हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म सर, जितने रीजन बन रहे हैं उतने ही पॉसिबल है। और अब फॉर्मूला लिखवा दिया आपने, अब तो आपने एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला भी लिखवा दिया। क्लियर। हर्ष, प्राची को निकाल दो ग्रुप से। हर्ष, प्राची और थमदेव को, दोनों को निकाल दो, थमदेव को भी निकाल दो, वो भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। गुड, चलिए। हाँ, नम n+1 बोल सकते हैं, मतलब जितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पोल्स हैं +1, हमेशा ये आंसर है। तो नाउ अब आते हैं कंक्लूजन पे।
कंक्लूजन मतलब अब तक कल से हम आरओसी के बारे में बात कर रहे थे, नेक्स्ट वीक के अंदर जब हम लाप्लास पढ़ेंगे तो हम आरओसी के बारे में इतनी बात ही नहीं करेंगे, तब हम फिर प्रॉपर्टीज के तब हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, तब हम उसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। अब आरओसी का जो स्टोरी है जो हम स्टार्टिंग से समझते आ रहे हैं धीरे 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 धीरे, वो सारी चीजें आज तक के लिए थी जहां हमने बेस बनाया है। आज तक की क्लास में सिर्फ और सिर्फ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ट्रेलर दिया है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की स्टोरी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी। ट्रेलर का मतलब जो बेसिक कहानी है वो सीखी है अपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। तो नाउ जो सब कहानियों में जो सबसे मेन चीज बार बार आ रही थी वो है आरओसी। तो कुछ 7 रूल्स होते हैं आरओसी के, जो मैंने 7 रूल्स बना रखे हैं। ये जनरली बुक्स के अंदर से स्टैंडर्ड की तरह 7 रूल्स नहीं होते हैं, पर ये मेरे बनाए हुए कंक्लूजन है, जिसको आप बस सुनिए। इसको मैं नोट्स में शामिल कर ही रहा हूँ, नोट्स में आपको दे ही रहा हूँ। तो जो रूल्स है वो क्या क्या है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल, रूल नंबर 1, कभी कभार आपकी इंटरनेट की वजह से आप डिस्कनेक्ट हो जाते होंगे, आप मुझे बोल दिया करने से तो, लेकिन आप जब लंबे टाइम तक नहीं दिखेंगे तो मैं आपको हटा दूंगा। बट पहली बार फर्स्ट रूल है, पोल्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या करने वाले हो सर आप, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेरी वॉइस क्लियरली पहुंच रही है आपके पास। मैं 7 रूल्स पढ़कर सुनाऊंगा और हर रूल का मतलब सिखाऊंगा। ये रूल्स आपको मैं लिख कर दूंगा, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सुनिए। फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल है, poles of Laplace transform are defined as those values of s for which Laplace transform becomes infinity. Poles of Laplace transform are defined as those values of s for which Laplace transform becomes infinity. That's why ROC doesn't includes any pole. ये है रूल। क्या रूल है, आरओसी डजंट इंक्लूड एनी पोल। आरओसी के अंदर कभी पोल नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि इसने बोला पोल को तो हमने डिफाइन ही से किया कि वो वैल्यू जहां पर वो जो फंक्शन है इनफाइनाइट बन जाता है। जब फंक्शन इनफाइनाइट बन जाता है तो आरओसी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में कैसे आ सकता है। इसलिए आरओसी पोल से स्टार्ट होता है लेकिन पोल को इंक्लूड नहीं करता। उसकी बीच में कहीं पोल आ गया तो वहीं जाके रुक जाएगा, पोल उसके आरओसी के बीच में नहीं आ सकता। समझ में आपको फर्स्ट रूल, इसका मतलब फर्स्ट रूल क्लियर है आपको। गॉट इट। सेकेंड रूल, अच्छा, आपने देखा होगा कभी भी हमने जितने भी आरओसी लिखी है उसमें कभी भी इक्वल टू का निशान नहीं लगाया आपने। आपने ऐसे बोला है रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन 3। कभी आपने ग्रेटर देन इक्वल टू बोला 3? नहीं सर, ये तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इक्वल टू कभी आता ही नहीं है आरओसी में, कभी भी इक्वल टू नहीं आता है। आरओसी में हमेशा यही वर्ड नजर आता है, लेस देन -2, ग्रेटर देन -2, -2 से +1, लेकिन कभी भी इक्वल टू नहीं आता। ग्रेटर देन टू -2 बट लेस देन टू +3, ऐसा चीज आती है, लेकिन इक्वल टू नहीं आता। क्यों, वही वाली बात है कि सर ये जो ग्रेटर देन और लेस देन आ रहे होंगे वो पोल्स के वहीं पे आ रहे होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन उसमें इक्वल टू इसलिए नहीं आता क्योंकि पोल्स इंक्लूड कभी नहीं हो सकते। इसलिए अब आपको समझ में आ गया, कहानी क्लियर है, स्टोरी क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड रूल, सेकंड रूल देखिए, आरओसी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ राइट साइडेड सिग्नल इज आल्सो राइट साइडेड एंड आरओसी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लेफ्ट साइडेड सिग्नल इज आल्सो लेफ्ट साइडेड। मतलब जितने भी राइट साइडेड सिग्नल्स है उनकी आरओसी राइट साइडेड ही आएगी, और जितने भी लेफ्ट साइडेड सिग्नल है उनकी आरओसी लेफ्ट साइडेड ही आएगी, जो कि हमने कल भी देखा था। हमने तो कल कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें भी देखी थी जो कि मैं आपको पहले ही दूंगा, इन रूल्स में शामिल नहीं करूंगा। बट ये रूल्स इतना इंपॉर्टेंट है, इसका अलग तरीके से आप अर्थ निकालिएगा। अलग तरीके से अर्थ ये है कि अगर आपकी आरओसी केवल राइट साइडेड या लेफ्ट साइडेड है, इसका मतलब आप बिंदास बोल सकते हैं कि जो उल्टा सिग्नल है वो हर हाल में आपका एक ही साइड में रहा होगा, या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, उसमें बहुत साइडेड सिग्नल नहीं आ सकते। इसलिए कॉजेलिटी वगैरह पे कमेंट करने में आपके लिए आसानी आ सकती है। तो ये सेकंड रूल समझ में आना चाहिए। बहुत सिंपल सा है, इसके एप्लीकेशन अच्छे खासे हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल लिखता तो यहाँ पे टाइम नहीं होता है, इसलिए अपने पास इतना अपन एग्जांपल में नहीं जा रहा। पर आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि सिंपल सा, राइट साइड सिग्नल की आरओसी राइट साइड होगी और लेफ्ट साइड सिग्नल की आरओसी लेफ्ट साइड होगी। ठीक है, बहुत साइडेड यहाँ वर्ड यूज में लेते ही नहीं, बहुत साइडेड सिग्नल होता
होता है, बहुत सारे आरओसी नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, थर्ड रूल, रूल नंबर 3, फॉर ए गिवन लाप्लास ट्रांसफॉर्म, if Fourier transform is to be defined, then ROC of Laplace transform must include sigma equal to जीरो लाइन। क्या है कि एक जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म को दिया हुआ है, अगर उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट करता है। अच्छा सर, इसका मतलब जरूरी नहीं कि सबका फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करे। हाँ, जरूरी नहीं है, नहीं है। आप देखना, रैंक फंक्शन का निकालेंगे नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे ना। आरटी, ये रैंक फंक्शन होता है, इसको आपने सीखा होगा। मैंने बताया था चैप्टर नंबर 0 पे, जिसको आप भूल चुके हैं। इसे बोलते हैं रैंक फंक्शन, आरटी, जिसको हम टी इंटू यूटी बोल सकते हैं। वाई टू टी की लाइन को अगर आप यूटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब भी कोई ऐसी डिजाइन मिलती है। तो अगर ये रैंक फंक्शन है, तो ये रैंक फंक्शन भी आपके लिए अपने आप में क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेबल। बट ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल नहीं था, क्योंकि ये ना तो एनर्जी फंक्शन है, ना ही पावर। हालांकि पावर का भी फोरियर ट्रांसफॉर्म तो नहीं निकालते, बट हम इम्प्रोवाइज करके, जैसे बोलते हैं ना हिंदी में, जुगाड़ लगा के हम उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं पावर सिग्नल का। लेकिन ये तो ना तो एनर्जी सिग्नल है, ना पावर सिग्नल है, इसका तो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल ही नहीं पाते, ना मैथमेटिकली, ना ही इम्प्रोवाइज करके किसी तरीके से। इसका मतलब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकलता, बट लाप्लास निकलता है बिंदास। इसका मतलब जो मैंने थर्ड रूल आपको बताया है, वो समझ में आना चाहिए कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, तो उनकी आरओसी में सिग्मा इक्वल टू जीरो लाइन आनी चाहिए। वो हमने देखा था अभी कि हमने आरओसी में सिग्मा इक्वल टू जीरो लाइन आ रही, तो सिर्फ यही वाला आंसर है जो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म भी। अरे हाँ, अपन ने देखा ना अभी, अपन ने 4 आंसर निकाले थे, एक क्या 4 आंसर। अभी मैं तो केवल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल है सर। अभी अपन ने हर लाप्लास का जब इनवर्स लाप्लास निकाला था, तो वहां पे 4 ना सही 3 तो पॉसिबिलिटी थी। उन 3 में भी केवल एक ही आंसर था जो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म था। वो दो तो फोरियर ट्रांसफॉर्म थे ही नहीं। यानी कि अगर मैं इनका लाप्लास निकालता तो लाप्लास तो निकलता, बट फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकलता। तो यानी कि जो 2 सिग्नल बचे हुए हैं, उनका लाप्लास तो निकल रहा है, बट फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकल रहा। यानी कि सर बहुत सारे सिग्नल ऐसे हैं जिनका केवल लाप्लास निकलता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकलता। लेकिन जिनका लाप्लास और फोरियर ट्रांसफॉर्म दोनों निकलता है, उनके लाप्लास में इक्वल टू जीरो लाइन आएगी आरओसी के अंदर। तो रूल नंबर 3 क्लियर है? रूल नंबर 3 क्लियर है सबको? ठीक है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 सुनना। इफ एन एलटीआई सिस्टम हैविंग एन इम्पल्स रेस्पॉन्स एच ऑफ टी is to be stable, then h of t must be Fourier transformable, which means ROC of Laplace transform of h of t must include sigma equal to जीरो line। रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर अब एक एलटीए सिस्टम की बात करूं, जो कि कर भी चुके हैं, अगर मैं एलटीए सिस्टम की बात करूं, तो वो एलटीए सिस्टम का इम्पल्स रेस्पॉन्स अगर आपका एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, कब होगा? जब वो एलटीए सिस्टम स्टेबल है। तो उसने बोला कि अगर कोई एलटीए सिस्टम स्टेबल है, तो वो अपने आप में एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है। अगर वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, तो वो फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल भी है, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म की कंडीशन ये होती है, हम सीख चुके हैं, सही सब चीजें। और अगर वो फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल है, तो फिर इसका मतलब उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर सिग्मा इक्वल टू जीरो आ रहा होगा, उसके आरओसी में सिग्मा इक्वल टू जीरो आ रहा होगा। तो ये हम जानते हैं, आप जानते हैं ये रूल सारे। रूल नंबर 5, एक्चुअली क्या होता है कि मैं जब क्लास में लेता हूँ तो मैं पत्ते लास्ट में खोलता हूँ, पर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम रोजाना क्लास चल रही थी, तो मैं कल से बताने लग गया था कि आप जानते हैं ये सब चीज। मैंने वापस कनेक्ट कर दी कि वहाँ पे एलटी सिस्टम में क्या रहा होगा, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, यानी कि स्टेबल। अगर वो स्टेबल रहा होगा तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल है। क्यों फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल है? क्योंकि कंडीशन देखी थी अपन ने, कल बात की थी कंडीशन कैसे आई, वापस कल कंडीशन लिखवाई थी मैंने आपको। डिरिचलेट कंडीशन से मैंने कंडीशन बताई थी, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होती है, सीएन पे क्या होती है, और लाप्लास पे भी कल निकाली थी, जिसको हमने बोला आरओसी निकालते हैं यहाँ से। तो वो सारी चीज हम जानते हैं। रूल नंबर 4 समझ में आ गया हुआ कि अगर आपका एलटीआई सिस्टम स्टेबल है, तो उसके लाप्लास के अंदर, आरओसी के अंदर सिग्मा इक्वल टू जीरो लाइन आएगी ना। रूल नंबर अब जो है आपके पास 5, वो बोलता है कि आरओसी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए सिग्नल इंक्लूड सिग्मा इक्वल टू जीरो लाइन, देन द कोरेस्पोंडिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय रिप्लेसिंग एस विद जे ओमेगा। अभी इसरो के इंटरव्यू ले रहा था मैं, और उसके अंदर क्वेश्चन पूछा था, उसमें से एक नाम है, क्या नाम है इसका, राज नहीं, राज राजी, कुछ ऐसा कुछ अजीब सा नाम है। मतलब जो ये स्टूडेंट है, उसको 3 बार मैंने इंटरव्यू लिया था इसरो पे, एंड उसने कहा कि जल्दी से जो आपने क्वेश्चन पूछे उनमें कुछ क्वेश्चन मेरे सीधे मिल गए मेरे को इसरो में।
उसका भी इसरो का एंट्री हुआ था। एंड मतलब वो बहुत हैप्पी था कि सब मतलब कुछ क्वेश्चन मेरे को वैसे मिल गए, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा उसने कहा था कि अलग चला गया था मेरा, तो मतलब इसकी पर्सनल हॉबीज की तरफ थोड़ा सा चला गया था, वो मूड के बता, अदरवाइज टेक्निकल जाता है पूरा। बट आपको बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन मैच किए थे उसमें उसमें से क्वेश्चन ये भी था, मैं इसको बार बार पूछा था कि क्या रीजन है कि लाप्लास से फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करते वक्त हम एस को जे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है। तो कभी कभार नेटवर्क के अंदर हम एस इक्वल टू जे ओमेगा क्यों ले लेते हैं? तो उसका रीजन सारा यही है। नेटवर्क थ्योरी के अंदर भी जब लाप्लास से आप फोरियर ट्रांसफॉर्म में जाते हो तो एस इक्वल टू जे ओमेगा रखते हो, सिग्मा प्लस जे ओमेगा नहीं रखते हो, सिर्फ एस इक्वल टू जे ओमेगा रखते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका रूल नंबर 5 ये बोलता है कि हर वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जिसका एक फोरियर ट्रांसफॉर्म भी है, यानी कि उसकी आरओसी में सिग्मा इक्वल टू जीरो लाइन आती है, तो ऐसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म से फोरियर ट्रांसफॉर्म में जाते वक्त आप हमेशा सिग्मा इक्वल टू जीरो ही रखेंगे, यानी एस इक्वल टू जे ओमेगा ही पुट करेंगे, क्योंकि उसके आरओसी के अंदर वो आता है। और पर्टिकुलरली आप उसी जगह पे खड़े होंगे उस टाइम पे जब सिग्मा इक्वल टू जीरो हो रहा है, तब फोरियर ट्रांसफॉर्म आप निकाल पाएंगे, यानी कि रूल्स को आप वहां पे आप बताएंगे, रूल समझाएंगे वहां पे कि क्या, कि हर वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म वाला है, उसकी आरओसी में सिग्मा इक्वल टू जीरो लाइन कवर होती है, और जिसकी आरओसी में सिग्मा इक्वल टू जीरो लाइन कवर होती है, उसके लाप्लास से फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप एस को जे ओमेगा रख दें सिर्फ। क्लियर? अदरवाइज आप कभी भी नहीं रख सकते, अदरवाइज आपको सिग्मा प्लस जे ओमेगा रखना है। नाउ रूल नंबर 6 क्या बोलता है? रूल नंबर 6 बोलता है इफ एन एलटीए सिस्टम विथ इम्पल्स रेस्पॉन्स एच ऑफ टी इज टू बी कॉजल, देन एच ऑफ टी इक्वल टू जीरो फॉर टी लेस देन जीरो। गुड। That means h of t must be right-sided. Good. And hence ROC of Laplace transform of h of t must be right-sided. इसने बोला सिंपल सा कि एक सिस्टम है, एलटीए सिस्टम का अगर कॉजल होना है तो इसका मतलब आपके जो एच ऑफ टी है उसको जीरो होना पड़ेगा टी लेस देन जीरो के लिए। और अगर ऐसा है फिर आपके लिए एच ऑफ टी का जो इम्पल्स रेस्पॉन्स है ये आपका राइट साइडेड रहा होगा, और अगर ये इम्पल्स रेस्पॉन्स राइट साइडेड है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी राइट साइडेड रहा होगा। तो उसके जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसकी आरओसी में देखिएगा, उसकी आरओसी हमेशा राइट साइड आनी चाहिए। तो ये हम जानते हैं रूल नंबर 6 पे। अब आता है लास्ट रूल। लास्ट रूल ये है जो ये बोलता है कंट्रोल सिस्टम में आप हमेशा सीखते रहे हैं। नेटवर्क थ्योरी का तो पंगा सॉर्ट आउट हो गया है रूल नंबर 5 से। नेटवर्क थ्योरी का पंगा क्या है कि मैं पूछता हूँ क्वेश्चन कि नेटवर्क थ्योरी में क्या रीजन है कि आप एस को जियोमेगा से पुट करते हो, सिग्मा प्लस जियोमेगा से नहीं। कुछ बोलते हैं कि सर हमारी फैकल्टी ने सिखाया है कि एलटीए सिस्टम है इसलिए सिग्मा को जीरो कर देते हैं। अबे कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे पहली बार सुना कोई एलटीए सिस्टम, बस एक वर्ड यूज में ले लिया। हमें कैसे कर लेते हैं? एलटीए सिस्टम तो है पर सिग्मा को जीरो कैसे कर लेते हैं? एलटीए सिस्टम तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे कुछ भी चीज इनपल्स रिस्पॉन्स है, मैं बहुत सारे इम्पल्स रिस्पॉन्स बोल देता हूँ। ये सारे एलटीए सिस्टम है, इसमें नहीं कर सकते आप प्लस से फोरियर ट्रांसफॉर्म लाते हो सिग्मा प्लस जेमेगा रखना पड़ेगा, जेमेगा नहीं रख सकते क्योंकि पहली बात तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में वो आ ही नहीं रहा होगा। जो एलटीए सिस्टम मैं ले रहा हूँ वो फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल ही नहीं है। जब फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल है ही नहीं तो ऐसे कुछ जेमेगा रख नहीं सकते। तो पहले फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल चेक करो, और कैसे चेक करते हैं? वो स्टेबल है या नहीं है। अगर वो स्टेबल है तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल है, अगर फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल है तो उसकी आरओसी में सिग्मा इक्वल टू जीरो लाइन आ रही होगी। अगर आ रही होगी तो आप उसके लाप्लास में सिग्मा इक्वल टू जीरो रख सकते हैं। अब कंट्रोल सिस्टम जो लास्ट रूल है वो कंट्रोल सिस्टम की प्रॉब्लम को दूर कर रहा है। कंट्रोल सिस्टम वाले सर सिखाते हैं कि पोल्स हमेशा एलएचएस में होने चाहिए फॉर स्टेबिलिटी। पूरे कंट्रोल सिस्टम में आप हमेशा एक ही एक गीत को बार बार गुनगुनाते रहते हैं। वो क्या गीत है? आप बार बार यही बोलते रहते हैं कि आपकी जो पोल्स है वो एलएचएस में होने चाहिए। रूट लोकस पढ़ रहे हैं आप, पोलर प्लॉट बना रहे हैं आप, नाइकिस प्लॉट बना रहे हैं आप, आरएससी क्राइटेरिया देख रहे हैं, राउथ हर्डविच क्राइटेरिया देख रहे हैं, इन सब चीजों से आप ये सीख रहे हैं कि कितने पोल्स राइट साइड में चले गए और इसको इधर लेके आओ, के किस वैल्यू के लिए लेफ्ट साइड में आएंगे, के को खींचो इधर लेके आओ, रिलेटिव कितना स्टेबल है कितना अनस्टेबल है, सारी कहानी यही। बट उस कहानी में आपने एक रूल को याद कर रखा है कि पोल्स सारे लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए। बट अभी जो सिग्नल सिस्टम पढ़ा है उससे तो मुझे लगता है कि अगर पोल्स लेफ्ट हैंड साइड में हो भी गए तो भी क्या पता कि अगर आपकी आ रही है तो अनस्टेबल है। ये तो अनस्टेबल है ना, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू जीरो लाइन जब तक नहीं आएगी तब तक तो अनस्टेबल है। ये माना कि तुम्हारे इन दोनों पोल के बीच में आरओसी आ रही है तब भी अनस्टेबल है ये तो। ये उल्टा बोलता हूं कि अगर आपके पोल्स राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में है आपके लिए तो ये अनस्टेबल है। कंट्रोल सिस्टम वाले तो बोल देंगे ये अनस्टेबल सिस्टम है, और मैं इसको स्टेबल बना देता हूँ। कैसे? इसकी आरओसी ले लेता हूँ बीच में सिग्मा इक्वल टू जीरो लाइन पे, ये लो बन गया स्टेबल, बन गया स्टेबल। अरे अभी एग्जाम्पल लिया था अपन ने, कहाँ गया एग्जाम्पल ऊपर? ये वाला एग्जाम्पल, ये
ये यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्जांपल लिया मैंने, इस एग्जांपल के अंदर अगर आप पूछेंगे इससे कंट्रोल सिस्टम वाले सर से, तो वो तो बोल देंगे कि पोल कहाँ चला गया, एक +2 पे चला गया ना, पोल पोल +2 पे चला गया, तो बोलेंगे अनस्टेबल है। पर हमने तो स्टेबल बोल रहा है, ये देखो स्टेबल है। बोलते हैं पोल राइट साइड में कैसे चला गया, लेफ्ट साइड में आना चाहिए। देखिए मैं बहुत सारी चीजों को कनेक्ट कर रहा हूँ और मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, होपफुली आपको समझ में आ रही होगी और आप जो डीप बात है वो समझ रहे होंगे। कंट्रोल सिस्टम वाले, हाँ यार ये तो कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, और इतनी बड़ी बात कैसे नहीं पता मेरे को, कंट्रोल सिस्टम में तो हमेशा एलएचएस में बोलते हैं। तो इन बातों को कनेक्ट कर पा रहे हैं ना आप। मैं आपको बताता हूँ कि कंट्रोल सिस्टम वाले सर हमेशा पोल्स को लेफ्ट हैंड साइड में क्यों बोलते हैं। वो बोलते हैं ना स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, स्टेबिलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंट्रोल सिस्टम वाले सर को पता नहीं है। क्या पता नहीं है? इनके लिए कोजल होना बहुत जरूरी है। कंट्रोल सिस्टम का एग्जिस्टेंस तभी तक है जब वो कोजल है। इसका मतलब जब आप स्टेबल बोल रहे हो तो आप केवल स्टेबल नहीं बोल रहे हो, आप कोजल एंड स्टेबल दोनों बोल रहे हो। तो यानी कि जो आप कंडीशन दे रहे हो वो केवल स्टेबिलिटी की नहीं दे रहे हो, आप कोजलिटी एंड स्टेबिलिटी दोनों की दे रहे हो। और उसके लिए तो मेरे लिए रूल नंबर 7 बना हुआ है। क्या है रूल नंबर 7? मैं पढ़ रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये रूल नंबर 7 बोल रहा है, फॉर ए सिस्टम टू बी स्टेबल एंड कोजल, आरओसी मस्ट बी राइट साइडेड इंक्लूडिंग सिग्मा इक्वल्स टू जीरो लाइन, and ROC can't include any poles. That's why for a stable and causal system, the poles of Laplace transform of impulse response must be placed left half of S plane. क्या मतलब है सुनिए। इसने बोला कि एक सिस्टम को स्टेबल एंड कॉजल दोनों होना है, ठीक है। अब आपको पता है इसका मतलब आरओसी को राइट साइडेड भी जाना है और उसमें सिग्मा इक्वल टू जीरो भी आनी चाहिए। अब ये दोनों चीजें कैसे हो सकती है? अगर ये दोनों चीजों के लिए अगर एक भी पोल राइट साइड में आ गया तो या तो सिग्मा इक्वल टू जीरो लाइन नहीं आएगी या फिर आपका आरओसी राइट साइडेड नहीं जाएगा। क्यों? अरे भाई एक भी पोल अगर आपका राइट साइड में स्टैंड कर रहा है, एक भी पोल अगर आपका राइट साइड में स्टैंड कर रहा है, एक भी पोल यहाँ पर है, बाकी मैं तो कह रहा हूँ दो पोल यहाँ पे है पर एक भी पोल यहाँ पर है, तो आपके लिए स्टेबल एंड कोजल दोनों हो ही नहीं सकते। कैसे नहीं सकते? क्योंकि आपको आरओसी लेनी है जिसमें सिग्मा इक्वल टू जीरो लाइन आती हो। तो चलो ले रहा हूं मैं, उसको यहाँ रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पोल है तो यहाँ रुकना पड़ेगा। इसका मतलब ये फिर राइट साइडेड आरओसी नहीं बन पाया। राइट साइडेड आरओसी तो तब बनता जब प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा होता, क्योंकि एक स्ट्रिप कभी राइट साइडेड आरओसी नहीं होती, ना ये राइट साइडेड ना लेफ्ट साइडेड है। इसका मतलब ये राइट साइडेड आरओसी नहीं है। सिग्मा इक्वल टू जीरो लाइन तो है, स्टेबल तो है आपका, पर कोजल नहीं है। अगर आपको कोजल भी बनाना है तो आपके दिमाग में कुछ आइडिया होगा कि सर एक काम करते हैं, पोल्स यहीं पे रहने दो, आप ये ले लो। ये रहा आंसर, सर कोजल बन गया आपका। अभी कोजल बन गया पर स्टेबल नहीं बना। क्यों? सिग्मा इक्वल टू जीरो लाइन नहीं आई, सिग्मा इक्वल टू जीरो लाइन नहीं आई। और सर दिमाग लगाऊं, दोनों तो नहीं आ पाएंगे सर। क्यों? इसको लेता हूं तो यहाँ रुकना पड़ता है, बीच में पोल आ रहा है इसलिए, तो राइट में इनफाइनाइट तक नहीं जा पा रहा हूँ। अगर इनफाइनाइट जाता हूँ तो फिर ये नहीं आता है बीच में। इसका मतलब एक भी पोल राइट साइड में चला गया तो स्टेबल एंड कोजल दोनों पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो कंट्रोल सिस्टम स्टेबल बोल रहे हैं वो स्टेबल नहीं कोजल ही बोलना चाहिए। और इतने रूड ये कंट्रोल सिस्टम वाले कि ये बात मानते ही नहीं कि कोजलिटी पे टिके हुए हैं। कितने रूडली बोलते हैं कि e की पावर माइनस एटी का लाप्लास है 1/s+a। दिल करता है एक चमाटा मारूं। e की पावर माइनस एटी का लाप्लास 1/s+a नहीं होता है। हमने प्रूव किया है सिग्नल सिस्टम के अंदर कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। कौन होता है सर? यूटीपी लगाओ, अब होता है ये 1/s+a। तो वो लोग बोलते हैं हम यूटी वूटी नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि हम तो कोशल में जीते हैं। मतलब हम यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म में काम करते हैं। हमारे लिए सिर्फ टी ग्रेटर देन जीरो पे एग्जिस्ट करता है सारा। अगर टी ग्रेटर देन जीरो पे एग्जिस्ट करता है यानी तुम कोजल तो हमेशा हो, तो मैं अपने माइंड में आज की बात तुम्हारी चीजें पढ़ते वक्त ये मानूंगा कि तुम कोजल में रहते हो। फिर तो तुम सही बोल रहे हो। तुम तो ये बोल रहे हो स्टेबल नहीं होना चाहिए, स्टेबल एंड कोजल दोनों होना चाहिए। फिर तो सही कह रहे हो कि फिर तो सारे पोल्स किधर होने चाहिए? एलएचएस में। तो फिर एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी आरओसी की कि वो लास्ट वाले पोल से चलेगा और इन्फिनिटी तक अचीव कर लेगा। तो यानी एक पॉसिबिलिटी ऐसी होगी जिसमें आपके लिए स्टेबल भी होगा और कॉजल भी होगा। इसलिए बिल्कुल सही बोला कि आप फिर तो ये चेक करिए कि सारे पोल्स एलएचएस में है क्या। मेरी बात समझ में आई?
तो 7th रूल क्लियर है, 7वां रूल क्लियर है। ठीक है, तो नाउ अब एक लास्ट क्वेश्चन लिखिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्लास से मैं प्रॉपर्टी सिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट क्लास से अब ये सब आरओसी की कहानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास से हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। बट एक प्रॉपर्टी जो मैं भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसके लिए जरूरी है। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है, एफ टी इंटू ई की पावर एफ टी का लाप्लास अगर एफ एस है, तो एफ टी इंटू ई की पावर माइनस टू टी का लाप्लास एफ ऑफ एस प्लस टू होगा। ये पता होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी जो है, मतलब फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग जो प्रॉपर्टी है, ये पता होना चाहिए। अगर पता है तो क्वेश्चन चेक करिए। जो क्वेश्चन है बड़े ध्यान से, क्वेश्चन है ए सिग्नल एफ ऑफ टी हैज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस। ए सिग्नल एफ टी हैज लाप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वल्स टू एफ एस। इट हैज पोल, it has pole at s equals to 1 comma s equals to 4 if another signal if another signal is generated by multiplying, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, by multiplying ft with e की पावर माइनस थ्री टी and if Fourier transform and if Fourier transform of gt exists, then signal ft is then signal ft is option A left sided, option B right sided, option C both sided, ऑप्शन डी कांट से। क्वेश्चन को समझिएगा, मैं आपको समझाता हूँ लैंग्वेज में। क्या क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक सिग्नल है एफ टी जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है। इसमें दो पोल है x टू 1 पर 4 पे। एक नया सिग्नल बना रहा हूँ एफ टी को ई की पावर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करके, और जो ये नया सिग्नल जी टी है, इफ अनदर सिग्नल ये बोल सकते हो जी टी इज जनरेटेड बाय एंड इफ फोरियर ट्रांसफॉर्म जी टी एग्जिस्ट देन सिग्नल एफ टी इज। यानी कि एक नया सिग्नल बनाया मैंने जीटी, और जीटी क्या है सर, वो जीटी है आपका एफ टी इंटू ई की पावर माइनस थ्री टी। अगर ये बोल रहे हैं जीटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, तो आपको बताना है एफ टी सिग्नल क्या रहा होगा, लेफ्ट साइडेड, राइट साइडेड, बोथ साइडेड, या कांट से। तो मैं आपको करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को। एक ही क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, बाकी फिर एक क्वेश्चन एक और है जो गेट का है, वो आप करना। इसको मैं सोल्व करा देता हूँ। देखिए, जीटी इक्वल टू एफ टी इंटू की पावर सी टी होता है, इसका लाप्लास जी ऑफ एस कितना होगा, वो होगा सर एफ ऑफ एस प्लस थ्री। ठीक है, आपने देखा था कि सर जो एफ एस था इसमें दो पोल थे, एफ एस के अंदर दो पोल थे, 1 पे एंड 4 पे। इसका मतलब सर जीएस जो है उसमें कितने पोल होंगे सर, एस प्लस थ्री करने का मतलब है कि जो आपके शिफ्टिंग होगी किधर होगी, लेफ्ट साइड में, एस प्लेन में किधर होगी वो, लेफ्ट साइड में। तो सर इसका मतलब आपके पोल होंगे तीन से लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो। आप जानते हैं ना शिफ्टिंग, भूल तो नहीं गए शिफ्टिंग स्केलिंग।
शिफ्टिंग में उल्टा होता है सर, आपको पता है ना, अगर ये S+3 है तो 3 से लेफ्ट में शिफ्ट होगा, राइट में नहीं। तो सर इसका मतलब 3 से लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो एक पोल तो आएगा 1 पे और एक पोल आएगा -2 पे। जो ये 1 है वो तो -2 पे जाएगा, जो 4 है वो 1 पे आ जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि जो GT है वो फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल है, इसका मतलब उसकी ROC में सिग्मा इक्वल टू 0 लाइन आएगी। इसका मतलब जो उसकी ROC है वो ये होनी चाहिए, सिग्मा इक्वल टू 0 लाइन इसके अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए। समझ में आ रही बात आपको? क्योंकि इसने बोला कि GT इज अ फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल, इसका मतलब इसके अंदर एक ही ROC पॉसिबल है, -2 से लेके +1 तक चलने वाली। 1 के बाद में पॉसिबल नहीं है और -2 से पहले वाली पॉसिबल नहीं है, केवल यही वाली ROC पॉसिबल है। और ये वाली ROC अगर आपके पास आ रही है तो दिखती बात है कि सिग्नल के अंदर क्या रहा होगा, बहुत साइडेड सिग्नल रहा होगा। उसमें एक U वाला सिग्नल भी होगा और एक UMask वाला सिग्नल भी होगा, क्योंकि हमें एक स्ट्रिप मिलती है तो उसमें बहुत साइडेड सिग्नल होगा। अगर उसमें सिर्फ ROC राइट साइडेड है, इसका मतलब सिग्नल केवल राइट साइडेड है। अगर ROC सिर्फ लेफ्ट साइडेड है, इसका मतलब आपके जो सिग्नल है वो लेफ्ट साइडेड रहा होगा। लेकिन अगर उसमें ROC तुम्हारी एक स्ट्रिप है तो उसमें सिग्नल बहुत साइडेड रहा होगा, इसका मतलब GT क्या रहा होगा, बहुत साइडेड। बट सर क्वेश्चन FT के लिए पूछा है, क्वेश्चन में FT के लिए बोला है, FT क्या रहा होगा। सर जब GT आपके लिए बहुत साइडेड है तो FT भी बहुत साइडेड रहा होगा, क्योंकि GT और FT कनेक्टेड कैसे होते हैं सर, e⁻3t से मल्टीप्लाई किया सिर्फ आपने। इसमें अगर GT आपको पता चल चुका है कि GT में अपने आप UT u-t वाले दोनों टर्म है, तो FT में भी तो UT और u-t वाले दोनों टर्म रहेंगे, कि FT में बस e⁻3t से मल्टीप्लाई किया तो GT बना आपको। इसका मतलब सिग्नल तो दोनों के अंदर वो सेम डिजाइन आ रही होगी। इसमें भी अगर UT है और u-t है तो इसमें भी UT और u-t दोनों आएगा, यानी कि GT इज बहुत साइडेड सिग्नल, देन FT भी बहुत साइडेड सिग्नल होगा। इसका मतलब जो आपका आंसर है, इसने पूछा कि FT क्या रहा होगा, तो बहुत साइडेड रहा होगा। क्या आपको पूरी की पूरी स्टोरी समझ में आई, जो मैंने स्टोरी दी थी, समझ में आया? क्लियर? समझ में आया सबको? ठीक है, तो देखिए ये सारी स्टोरी है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 1 ट्रेलर है, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने समझा है। अब पार्ट 2 स्टार्ट होता है, जो कि हम कहते हैं जहां से हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एंड देन पार्ट 3 भी होता है जहां एप्लीकेशन के बारे में बात करता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। लेकिन इससे पहले कि मैं पार्ट 2 की तरफ चालू करूं, मैं थोड़ा सा एक पहला वाला एग्जांपल तो लूंगा पार्ट 2 का, लेकिन एक लास्ट एग्जांपल मैं पार्ट 1 का लेना चाहता हूं। स्पेशली आपको अब तक ROC की कहानी कितनी बार समझ में आई। तो मैं एक गेट का क्वेश्चन ले रहा हूँ, गेट 2005 का, उसको आप करिए। 1 नंबर क्वेश्चन है, आंसर दीजिए और बताइए कि कितने लोगों को बात समझ में आ चुकी है अब तक की स्टोरी जो मैंने बताई वो कितनी बार क्लियर है। तो क्वेश्चन लिखिएगा आप, ये रहा, गेट 2005। गेट 2005, क्या क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन है, इन व्हाट रेंज, इन व्हाट रेंज। नेक्स्ट टाइम से अपन जो क्वेश्चन होते हैं ना यार, उसको मैं ग्रुप में डाल दिया करूंगा, आप सब लोग ग्रुप में रहिएगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं क्वेश्चन को, इसलिए यहाँ लिखने का टाइम बचेगा। इन व्हाट रेंज शुड रियल पार्ट ऑफ एस, शुड रियल पार्ट ऑफ एस रिमेन, रिमेन so that, so that the Laplace transform of function, the Laplace transform of function
e की पावर a प्लस 2t प्लस 5 एग्जिस्ट। ऑप्शन ए, रियल पार्ट ऑफ s शुड बी ग्रेटर देन s प्लस 2। ऑप्शन बी, रियल पार्ट ऑफ s should be greater than a plus 7. Option C, real part of s should be greater than 5. And option D, real part of s should be greater than 7. ये a plus 2 है। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है, एक गेट टू 5 क्वेश्चन है, क्या आंसर आना चाहिए? इसका आंसर क्या आना चाहिए सबको देना है यहाँ पे। हर्ष ने दिया है ए आंसर, मतलब इसे सोल्यूशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, केवल आंसर लिखना है इसमें। सोल्यूशन क्या तुम जानते हो सोल्यूशन तो, बस आंसर क्या आएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। आंसर क्या आएगा सर? सबसे पहले तो यूटी यू माइनस टी वाला गेम ही नहीं है, सोच ही नहीं पा रहा हूँ फिर मैं। देखो वास्तव में क्वेश्चन तो सही तब होगा जब यहाँ पे वो बताएगा कि यूटी है या यू माइनस टी है, लेकिन नहीं बताया तो फिर क्वेश्चन ने बोला कि आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्वेश्चन में गेट के अंदर सबसे पहले ऊपर आता है हिंट, वहां पे लिखा होता है कि जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें होता है कि यू हैव टू चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, नॉट द राइट आंसर। उसने नहीं लिखा कभी भी कि यू हैव टू चूज राइट आंसर, क्योंकि उसको पता है बहुत सारे क्वेश्चन भी रॉन्ग हो सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन को राइट माने तो उनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा, यानी कि अगर यहाँ यूटी होता तो ग्रेटर देन आता, यू माइनस टी होता तो लेस देन आता। वैसे चारों ऑप्शन में ग्रेटर देन दे रखा है, इसका मतलब यूटी है। चारों ऑप्शन के अंदर ग्रेटर देन दे रखा है, इसका मतलब यूटी है, तो आप उसका तो दिमाग लगाए नहीं, क्वेश्चन तो अपने आप में सही है। अब आपको बस ये देखना है कि किस पोल से, पोल देखना आता है क्या? तो हाँ सर, पोल होता है जो टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो a प्लस 2 इज ए पोल, इसलिए आंसर ए होगा। आंसर ए होगा। यानी क्वेश्चन बहुत सिंपल है सर, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। उसको सिर्फ ये चेक करना था कि क्या आपको पोल देखना आता है। तो हाँ, टी की पावर के अंदर जब टी के साथ जो कुछ मल्टीप्लाई होता है, रियल पार्ट, जेवे नहीं, रियल पार्ट, जो भी टी के साथ मल्टीप्लाई होता है वो आपके लिए पोल बनता है, और उसी से आपको ग्रेटर देना है। ए प्लस 7 नहीं होगा, केवल 5 नहीं होगा, एंड 7 नहीं होगा, पूरा टी के साथ जो मल्टीप्लाई a प्लस 2 है वो पोल है, इसलिए राइट आंसर इज ए। क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्या क्वेश्चन समझ में आया? करीना, वैष्णवी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट की ओर। पार्ट 2, क्लास भी कंप्लीट होने वाली है बट मैं जस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट तक के नोट्स आपको ट्यूसडे तक तो मिल ही जाएंगे, ट्राई करता हूँ कल भी मिल जाए तो, ये डिपेंड करता है, भी मैं जाके चेक करता हूँ कल हमारा जो प्रोग्राम है वो वहीं सेट है या नहीं है। बट पार्ट 2 जो स्टार्ट होगा उसके नोट्स आपको बनाने हैं। पार्ट 2 है प्रॉपर्टीज ऑफ एलटीआई सिस्टम। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज के ऊपर, प्रॉपर्टीज ऑफ एलटीआई सिस्टम। उसमें से जो पहली प्रॉपर्टी है वो इतनी इजी प्रॉपर्टी है कि उसको मैं लिखवाना चाहता हूँ, और साथ ही साथ
जो हमने अभी तक लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने सीखे हैं कल तक की कहानी में, उनमें दो बेसिक सिग्नल के लाप्लास ट्रांसफॉर्म अभी तक हमने नहीं निकाले हैं, वो दोनों भी अब निकल जाएंगे। वो दोनों कौन है? बहुत फेमस। क्या नाम है उनके? कोस ओमेगा नॉट टी एंड साइन ओमेगा नॉट टी। साइनसोइडल फंक्शन जो हमारे होते हैं, तो वो हम निकालते हैं। जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है सर? हम देखते आ रहे हैं, इसका नाम है लीनियरिटी, जो कि बहुत सिंपल बात बोलती है। क्या कहती है सर? लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ f1t का फोरियर सॉरी लाप्लास ट्रांसफॉर्म f1s है, f2t का आपने ध्यान दिया है छोटी छोटी बातों पे कि f1 और f2 स्मॉल है, कैपिटल F1 और कैपिटल F2 तुम्हारे लिए कैपिटल में है, इसलिए क्योंकि ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है। बस कनेक्टेड जरूर है कि इसका जो टाइम पे लिखा हुआ है उसी का लाप्लास एस में है। हो सकता है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हो सकता है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है, अलग अलग हो सकते हैं, होते ही e की पावर माइनस एटी यूटी। ये आपके लिए क्या है सर? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वन अपॉन एस प्लस है, ये क्या है? एल्जेब्रिक, वन अपॉन एस वाली फंक्शन एल्जेब्रिक। तो फंक्शन अलग हो सकते हैं। अब ये प्रॉपर्टी कहती है कि ए एफ वन टी प्लस माइनस बी एफ टू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? ए एफ वन टी मतलब इस फंक्शन के साथ अगर आप कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें ए, इसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें बी, इनको भी आप ऐड कर दें, सेपरेट कर दें, तो आपका जो आंसर आएगा उतना ही सिंपल आएगा, ए एफ वन एस प्लस माइनस बी एफ टू एस। मतलब बहुत सिंपल। इवन इसको जानने से पहले भी आप इसको अप्लाई करते हुए आ रहे थे, अब तक आप अप्लाई करते आ रहे थे। तो ये है बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। अब एक बार एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल वही है जो हमारा फेमस है। एग्जाम्पल, फाइंड आउट लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ओमेगा नॉट टी यूटी एंड sin ओमेगा नॉट टी यूटी। तो देखिए, सबसे पहले cos ओमेगा नॉट टी यूटी, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या? हाफ ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी यूटी प्लस हाफ ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी यूटी, ये बोल सकता हूँ। जब आप इसका लाप्लास लेंगे तो इसका लाप्लास क्या आएगा सर? वो आएगा हाफ वन अपॉन एस माइनस जे ओमेगा नॉट। फेमस सिग्नल है तो इसका आरओसी मैं पहली बार लिख रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास से आरओसी के बारे में भूल जाऊंगा मैं। इसकी आरओसी है कि रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन जीरो। इसका रियल पार्ट कितना है सर? जीरो प्लस जे ओमेगा नॉट। यहाँ पे रियल पार्ट जीरो है प्लस इमेजिनरी पार्ट ओमेगा नॉट है, तो यानी कि सर इसका रियल पार्ट यूटी है तो ग्रेटर देन आएगा, और इसका रियल पार्ट कितना है सर? जीरो। तो रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, इसमें क्या आएगा? प्लस हाफ वन अपॉन एस प्लस जे ओमेगा नॉट विथ रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन फिर से जीरो। इसमें भी रियल पार्ट जीरो ही है, तो कॉमन दोनों में जीरो ही आएगा रियल पार्ट ऑफ एस। तो सर कॉमन रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन जीरो आएगा, और इन दोनों को ऐड कर दो। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, वन अपॉन एस माइनस जे ओमेगा नोट प्लस वन बाई एस प्लस जे ओमेगा नोट, तो हमें आंसर मिल जाएगा हमारा एंड रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन जीरो। जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? तो सर वो आ रहा है हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, इसका मतलब सिंपल सी कहानी, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर किसका आता है? ये कॉस ओमेगा नोट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आपने एक और चीज नोट की होगी, यहाँ पे इक्वल टू लिखा होता तो मैंने यहाँ cos ओमेगा नॉट ही नहीं लिखा। बहुत सारे बच्चे ईएससी के एग्जाम में, आईईएस के कन्वेंशनल के एग्जाम में ऐसी मिस्टेक करते हैं जहाँ नंबर नहीं देता वो। सब कुछ याद है, बस ये लिख देंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं इक्वल टू, इक्वल टू लिख रहे हैं, लास्ट में जो इक्वल टू लिखते हैं ये किसका आंसर है? लास्ट में लिखते हैं यहाँ cos ओमेगा नॉट टी का आंसर है, cos ओमेगा टी यूटी का आंसर है। भाई ये इक्वल टू कहाँ से आया? ये कभी इक्वल टू होता ही नहीं है, नॉट इक्वल टू। सर कैसे बात कर रहे हो? इक्वल टू तो आएगा ना, कोस का तो आंसर ही है। अरे कोस का आंसर, ये बात माना मैंने, पर ये इक्वल थोड़ी है। एक टाइम डोमेन है, एस डोमेन है, दोनों अलग अलग डोमेन है। एक पिछले जन्म की कहानी है, इस जन्म की कहानी को दो को इक्वल टू कैसे बोल रहे हो तुम? अलग अलग चीजें हैं। आप यूं नहीं, एरो के साथ बोलो। ये एरो बना है ट्रांसफॉर्म के लिए, इधर कोई एक डोमेन है, दूसरी तरफ वो डोमेन है, कनेक्टेड है, तो ये टाइम डोमेन है, उसका लाप्लास ही आया विथ आरओसी कितना आया? रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन जीरो। तो ऐसे आप निकालिएगा साइन ओमेगा नोट टी का भी
ये बहुत ही फेमस है। उसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ओमेगा नोट अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर। ये इतने फेमस हैं कि इनको टेबल बना के याद कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा, जितने भी अपने कल से आज तक निकाले हैं। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत फेमस है, आगे काम में आएंगे हमारे। ये आपको आने चाहिए। अच्छा, एक और चीज, अगर कोस के साथ यूटी ना लगाऊं तो पॉसिबल ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब वही वाली कहानी है। और ये कंट्रोल वाले नहीं लिखते हैं यूटी, वो बोलते हैं कोस ओमेगा का लाप्लास क्या होता है, सब बोल देते हैं एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। साइन का कितना होता है? ओमेगा नॉट अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। बस रट रखा है। अरे सर यूटी तो लगाओ, बिना यूटी के नहीं आएगा आंसर सर। वो बोलते हैं हम तो नहीं लगाते। हाँ सर, आप नहीं लगाते क्योंकि आप लोग कॉजल सिस्टम में काम करते हैं, आप लोग यूनिलेटरल लाप्लास में काम कर रहे हैं, इसलिए माफ किया। बट अगर चलते हुए पूछेगा मैं तो यूटी लगाऊंगा क्योंकि असली लाप्लास तो वही है। क्लियर? सारी चीज क्लियर है? तो ये है आज की कहानी, आज की क्लास जो मैं यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर, टाइम टेबल आपके पास आ जाएगा और इसके आगे हम वहां से पढ़ेंगे। आज तक की कहानी को मैं अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। वैष्णवी, मुझे अभी पिंग करो टेलीग्राम पे तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। उसमें मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप उसको पीडीएफ के साथ नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास से नोट्स मैं नहीं बनवाऊंगा, आपको बनाने हैं। ये सब मेहनत मैं नहीं करूंगा, आपको करना है, आपको उतारना है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने हैं, आपको करने हैं। और हाँ, मैं फोटो शेयर करूंगा अपने ग्रुप के अंदर ताकि काम थोड़ा फास्ट हो। क्वेश्चन लिखने की जगह फोटो शेयर कर दूंगा ताकि क्वेश्चन वहां देखेंगे और ये पढ़ लेंगे, फिर रूम पर बैठ के आप नोट्स बना लेंगे। क्योंकि आप ही लोग सीरियस हैं तो आपको करना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं। बाय, टेक केयर।